एक समय के दौरान मुझे एक लड़की मिली थी, लेकिन 300 साल बाद इस पवित्र युद्ध में उसी ने डेमन क्वीन बनके मेरे सीने के पार अपनी तलवार उतार दी। वो मेरे मरते हुए जिस्म पर इस तरह पैर रखकर खड़ी थी जैसे कोई कुत्ते पर पैर रखता है। ईथन वेंस, जब तुमने मुझे फंसाया था, क्या तब तुमने कभी सोचा था कि यह दिन भी आएगा? लेकिन उसे क्या पता कि मैं खुद उसके हाथों मरना चाहता था। मैं सिस्टम के साथ एक सौदा कर चुका था, अपना मिशन पूरा किया और अब मैं वापस अर्थ पर जा रहा था। इस सब के लिए 300 साल पहले मैंने उस डिवाइन स्वॉर्ड को चुराया था, अपने सेक्ट को धोखा दिया और एक सुप्रीम लॉर्ड बन गया था। और वही दूसरी तरफ वो उस अंधेरी कोठरी में बंद थी, एक ऐसी मौत से बदतर जिंदगी झेल रही थी। वरना मेरी इस ताकत के साथ क्या मैं उस लड़की का वार भी नहीं रोक पाता जिसे मैंने खुद पाला था? मेरे सामने इस दुनिया की अकेली डेमन क्वीन खड़ी थी, क्लो विंटर्स, मेरी वही पुरानी जूनियर सिस्टर। अपने अंदर से आखिरी सांसें छूटती देखकर मैं बस एक दर्द भरी मुस्कान ही दे सका। क्या ये सब सच में वर्थ इट था? उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मेरे जिस्म से वो डूम ब्लेड खींचकर निकाल ली। खून के छींटे उसके चेहरे पर जा गिरे। उसने मुझे जमीन पर लात मारी और ऊपर से मुझे देखने लगी। वो आंखें जो कभी एकदम साफ थीं, अब हजारों साल पुरानी बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थीं। लेकिन उस बर्फ की गहराई में एक हल्की सी ना के बराबर कपकपाहट थी। ईथन वेंस, कोई आखिरी बात? मैंने अपना मुंह खोला पर वो पूरा खून से भरा था। सिस्टम का मिशन ही यही था कि मुझे उसकी तलवार से मरना होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकता था जिससे उसका इरादा कमजोर पड़ जाए, वरना मिशन फेल हो जाता और मैं कभी अर्थ वापस नहीं जा पाता। इसलिए मैं खामोश रहा। वो नीचे बैठी, उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठोड़ी को कस के पकड़ा। उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ खींचा और मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। ईथन वेंस, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ। उसके चेहरे पर सिर्फ कत्ल करने का इरादा था, पर उसकी आवाज कांप रही थी। क्या तुम सच में कुछ नहीं बोलोगे? मैं अच्छे से जानता था कि वो क्या सुनना चाहती है। वो एक माफी चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं मान लूं कि मेरा धोखा गलत था। वो सुनना चाहती थी कि उस वक्त जो मैंने उसकी परवाह की थी वो सच थी। वो गर्माहट झूठी नहीं थी और उसे मौत के कुएं से बचाना किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। मैंने उसकी आंखों में देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी। एक लंबा सन्नाटा छा गया। उसने बहुत देर तक इंतजार किया। आखिरकार उसके चेहरे के भाव बिल्कुल ठंडे पड़ गए। ठीक है, अगर तुम बोलना ही नहीं चाहते तो हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। मैंने तलवार की नोक पर अपना खून देखा। वक्त जैसे पीछे घूम गया। वो बर्फ के तूफानों का दौर था। पहाड़ जम चुके थे और नदियों का बहना रुक गया था। पता नहीं कितने ही कमजोर कल्टीवेटर्स और आम लोग ठंड से ठिठुर कर मर गए थे। उस कभी न खत्म होने वाली ठंड में रास्तों के किनारे लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसी तबाही के सामने हर कोई बस अपनी जान बचाने में लगा था। उस वक्त मुझे इस दुनिया में आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए थे। सिस्टम के बताए रास्ते पर चलते हुए मुझे गांव की सड़क के किनारे एक टूटती हुई झोपड़ी मिली। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने उसे देखा। एक छोटी सी जान एक कोने में दुबकी हुई थी, फटे हुए टाट के कपड़े में लिपटी हुई। वो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी कि मैं उसे एक हाथ से उठा सकता था। पूरे जिस्म पर ठंड के जख्म और निशान थे। उसकी सांसें बस चल ही रही थीं। जब मैं नीचे बैठा और उसे अपनी बाहों में उठाया तो वो एक सूखे पत्ते की तरह हल्की थी। डरो मत, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। उस छोटी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसके हाथों ने किया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसने डर के मारे मेरी शर्ट को कस के पकड़ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को पकड़ता है। बाद में मुझे उसके अतीत के बारे में पता चला। उसका नाम क्लो विंटर्स था। पैदा होते ही माँ मर गई थी और गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया था। एक 5 साल का बच्चा इस निचली दुनिया में, जो कल्टीवेशन की दुनिया से भी ज्यादा बेरहम थी। हर दिन आवारा कुत्तों से खाने के लिए लड़ता था। रास्तों के किनारे घास के ढेरों पर सोता था। मुझे नहीं पता वो उस दिन तक कैसे जिंदा रही जब तक मैं नहीं आया था। शायद भगवान उसे थोड़ा और तड़पाना चाहता था। उसे खिलाने के लिए मैं एक नौकर के रूप में सेलेस्टियल ऑर्डर सेक्ट में शामिल हो गया। झाड़ू लगाना, लकड़ियां काटना, स्पिरिट स्टोन्स उठाना, भट्टियां साफ करना और जानवरों को खाना खिलाना। मैंने सब कुछ किया। दिन के 24 घंटे काम करता था, बस सोने और काम करने के अलावा कुछ नहीं। पैसे इतने कम मिलते थे कि मुश्किल से मोटा अनाज और कपड़े आते थे। लेकिन क्लो देखते ही देखते 5 से 10 साल की हो गई और 10 से 15 की होते होते वो एक खूबसूरत लड़की बन गई। वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थी, मेरे से कहीं ज्यादा ताकतवर। एक एल्डर को मैं पसंद आ गया और उन्होंने मुझे नौकर से एक आउटर डिसाइपल बना दिया। और 10 साल बाद मैंने इनर सेक्ट में कदम रखा। वो भी मेरे पीछे पीछे सेलेस्टियल ऑर्डर में आई और मेरी जूनियर सिस्टर बन गई। वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। इस दुनिया में बिताए मेरे 300 साल की यादें दोबारा हकीकत में लौट आईं। डूम ब्लेड नीचे चली, पर आखिरी पल में मैंने एक चीज नोटिस की। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही तलवार ने मेरे जिस्म को चीर दिया, एक पल के लिए उसकी आंखें बिल्कुल सूनी हो गईं, पर अगले ही पल वो फिर से बेरहम बन गई। मेरा जिस्म उस खून से सने मैदान में धीरे धीरे गायब होने लगा। मेरे पीछे बस उन लोगों की चीखें थीं जिन्हें डेमन्स काट रहे थे। अपनी आंखों की रोशनी खोने से पहले आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसकी पीठ थी, इतनी अकेली, बिल्कुल 300 साल पहले की तरह, जब वो जूनियर सिस्टर विंटर स्पायर पीक पर खड़ी मेरा पूरा दिन और रात इंतजार करती रही थी। आई एम सॉरी, मैं आखिरी वक्त में भी वो अल्फाज नहीं कह सका। वक्त फिर से 300 साल पहले लौटता है, जब सेलेस्टियल ऑर्डर के इनर सेक्ट में मेरा तीसरा साल था। तब तक मेरी कल्टीवेशन गोल्डन कोर स्टेज के आखिरी दौर तक पहुंच चुकी थी। अपने साथियों में मैं सबसे आगे माना जाता था, लेकिन क्लो मुझसे भी तेज थी। उसने बाद में ज्वाइन किया था, पर उसके टैलेंट ने सबको कुचल दिया था। बस कुछ ही सालों में
वो नेसेंट सोल स्टेज की दहलीज पर थी। पूरा सेक्ट उसे सदियों में एक बार पैदा होने वाला जीनियस कह रहा था। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। हालांकि बाहर से मैं एक बड़े भाई का रुतबा बनाए रखता था, पर दिल में मुझे बहुत गर्व था। वो वही छोटी बच्ची थी जिसे मैंने पाला था। उसी दौरान क्लो के टैलेंट को देखते हुए सेक्ट ने उसे ट्रेजर पवेलियन का गार्ड बना दिया। ये सेक्ट का उस पर बहुत बड़ा भरोसा था। तभी सिस्टम का एक नया मिशन आया। सेक्ट का सबसे बड़ा खजाना रेनब्लेड चुराओ, डेमंस के साथ हाथ मिलाओ, सेक्ट में तबाही मचाओ और तलवार चुराओ। ये तलवार होस्ट के आगे की कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है। इनाम तुरंत पीक नेसेंट सोल स्टेज पर अपग्रेड और डिवाइन टियर केओस कोडेक्स। सजा मना करने पर अर्थ से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। क्या मजाक है। मैं सेलेस्टियल ऑर्डर का एक इनर डिसाइपल हूँ, क्लो का सीनियर ब्रदर हूँ। तुम चाहते हो कि मैं अपने ही सेक्ट से धोखा करूं? सिस्टम, मैं मना करता हूँ। सिस्टम अलर्ट, मना करने पर आपका क्रॉसओवर स्टेट हमेशा के लिए सार लॉक हो जाएगा। आप कभी अर्थ वापस नहीं जा पाएंगे। याद दिलाया जाता है कि अर्थ पर आपकी गार्जियन मिस सारा वेन्स आपके गायब होने की वजह से दिमागी रूप से बहुत बीमार हो चुकी हैं। वो इस वक्त हर जगह आपके मिसिंग पोस्टर्स लगा रही हैं। सिस्टम ने मेरे दिमाग में एक तस्वीर दिखाई। मेरी बुआ सड़क पर खड़ी थी। उनका थका हुआ चेहरा आंसुओं से भरा था और उनके हाथ में मेरी फोटो वाले पोस्टर्स का एक ढेर था। वो बर्फ में एक एक करके उन्हें चिपका रही थी। उनके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे और वो रोते हुए काम कर रही थी। उस पल मैं सुन्न हो गया। मेरी बुआ ही मेरा अकेला परिवार थी। वो मुझसे 10 साल से भी कम बड़ी थी, पर मेरे माँ बाप के कार एक्सीडेंट में मरने के बाद उन्होंने मुझे अकेले पाला था। उन्होंने कभी शादी नहीं की, कोई बच्चा नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जान मुझ पर छिड़क दी थी। मेरी पढ़ाई के लिए 2-2 नौकरियां की, मेरे लिए खाना बनाया, मेरे कपड़े धोए, और जब मैं बीमार होता तो रात रात भर जागती थी। वो मेरी माँ नहीं थी, पर उन्होंने एक माँ से कहीं ज्यादा किया था और मैं इस जहन्नुम में आकर फंस गया। दशकों तक गायब रहा। हालांकि अर्थ पर वक्त अलग चलता है, पर सिस्टम ने बताया कि वहां बहुत वक्त बीत चुका था और सारा बुआ को लगता होगा कि मैं मर चुका हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। खून मेरे दिमाग में दौड़ने लगा। बहुत देर बाद मैंने आंखें खोली। मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे वो अल्फाज क्लो को एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देंगे। अपने प्लान को पक्का करने के लिए मैंने सब कुछ परफेक्ट सेट किया। वो डेमंस पहले से ही सेलेस्टियल ऑर्डर का खजाना चाहते थे। मैंने उनका साथ देने का फैसला किया और उन्होंने खुशी खुशी हाथ मिला लिया। अकेली दिक्कत क्लो थी। वो खजाने की रखवाली कर रही थी। अगर वो वहां होती तो अपनी ताकत से डेमंस को अंदर नहीं आने देती। मुझे उसे वहां से हटाना था, इसलिए मैंने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा था, क्लो, मुझे विंटर स्पायर पीक पर एक रेयर फ्रॉस्टवीड मिली है। ये तुम्हारे ब्रेकथ्रू में मदद करेगी। मैं आज काम में फंसा हूँ, तुम वहां जाकर मेरा इंतजार करो। मैं अंधेरा होने से पहले पहुंच जाऊंगा। मैं जानता था वो जाएगी, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोई एक इंसान था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी, तो वो मैं था। आखिरकार मैंने ही तो उसे उस बर्फ से निकाला था। मैंने ही उसे नाम दिया, पढ़ना लिखना सिखाया और कल्टीवेशन सिखाई। जब वो बुरे सपने देखकर जागती थी तो मैं उसके सिरहाने बैठकर कहता था, मैं हूं ना, डरो मत। वो मुझ पर भरोसा कैसे नहीं करती। उस चिट्ठी में एक और लाइन थी, क्लो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन वो विंटर स्पायर पीक पर गई, वही हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनकर जो मैंने उसे दी थी। वो उसे तभी पहनती थी जब वो सबसे ज्यादा खुश होती थी। लेकिन उसने पहाड़ की चोटी पर पूरा दिन इंतजार किया, सुबह से लेकर शाम तक, जब तक बर्फ नहीं गिरने लगी और आसमान काला नहीं हो गया। उसने उस इंसान को कभी आते नहीं देखा जिसका वो इंतजार कर रही थी। उनकी जगह सेक्ट के एनफोर्सर्स वहां पहुंचे और उन्होंने खबर दी, ईथन वेंस ने डेमंस के साथ हाथ मिला लिया है, सेक्ट का सबसे बड़ा खजाना रेनब्लेड चुरा लिया है और सेलेस्टियल ऑर्डर को धोखा दिया है। और क्लो विंटर्स, तुम यहाँ की गार्ड थी। तुमने अपनी ड्यूटी छोड़ी। तुम उसकी साथीदार हो। तुम दोनों बहुत करीब थे। तुमने जरूर ये सब मिलकर प्लान किया होगा। वो सब उसके मासूम चेहरे से बेवकूफ नहीं बनने वाले थे। उन्हें लग रहा था कि वो शुरू से उसके साथ मिली हुई थी। सब उसके खिलाफ हो गए। उसने समझाने की कोशिश की, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। सबने उसे गद्दार कहा। सेक्ट ने उसे कैद कर लिया और बेरहमी से टॉर्चर किया। उस अंधेरी सीलन भरी कोठरी में उसकी हड्डियां तोड़ दी गईं, उसे जहर दिया गया और उसकी आत्मा को झकझोरने वाली फॉरबिडन सोल सर्चिंग आर्ट्स का इस्तेमाल किया गया। पर फिर भी वो मुझ पर भरोसा करती रही। टॉर्चर की उन रातों में वो बस उस इंसान को देखने की उम्मीद करती रही जो कभी उसकी जिंदगी का उजाला था। लेकिन आखिरी वक्त तक कोई उसे बचाने नहीं आया, जबकि मैं, असली गद्दार, हजारों मील दूर था, डेमन से ली हुई उस रेनब्लेड से अपनी ताकत को पागल की तरह बढ़ा रहा था। जैसे ही मुझे तलवार मिली, मैंने घूमकर उन सारे डेमन्स को मार डाला। सिस्टम बहुत खुश था। क्लो की कैद के तीसरे साल वो अचानक गायब हो गई। सेक्ट ने हर जगह ढूंढा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। किसी को नहीं पता था वो कहाँ गई, या जिंदा भी है या मर गई, जब तक कि 300 साल बाद इस दुनिया ने सुप्रीम लॉर्ड स्टेज पर अब तक की पहली फीमेल डेमन क्वीन को नहीं देख लिया, और उसका नाम था क्लो विंटर्स। वो बेरहम हो चुकी थी। सबसे पहला काम जो उसने किया वो था सेलेस्टियल ऑर्डर का सफाया। हजारों लोग मारे गए, कोई जिंदा नहीं बचा। फिर वो मेरे पीछे आई। तब तक सिस्टम की मदद से मैं भी सुप्रीम लॉर्ड बन चुका था और मैंने अपना अलग सेक्ट बना लिया था। मैं राइटियस आर्मी का अकेला सुप्रीम लॉर्ड था। अच्छाई और बुराई आमने सामने थी। हम जंग के मैदान में खड़े थे। बीच में हजारों सैनिकों की फौज थी और खून और नफरत का एक समंदर था। 300 साल बाद वो बड़ी हो चुकी थी। वो छोटी बच्ची जो कभी आंगन में मेरे पीछे दौड़ती थी, अब एक डेमन क्वीन बन चुकी थी।
जो अंधेरी ताकत से घिरी हुई थी और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन उसके 300 साल की नफरत और कत्ल करने के इरादे के पीछे मैं अभी भी उन आंखों को पहचान सकता था। वही आंखें जो मैंने उस बर्फ के तूफान में देखी थी जब मैंने उसे उठाया था, वो आंखें जो उसने पहली बार मुझे देखकर खोली थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। असल में सिस्टम ने मुझे तुरंत यहाँ से नहीं भेजा, उसने मुझे इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए एक आखिरी घंटा दिया था। फाइनल मिशन कंप्लीटेड। होस्ट की आत्मा को स्थिर होने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए 1 घंटे का फ्री टाइम दिया जाता है। होस्ट 1 घंटे में अर्थ वापस लौट जाएगा। होस्ट एक रेमनेंट सोल के रूप में रहेगा और किसी भी जीवित इंसान से बात नहीं कर सकेगा। मैं हवा में एक ट्रांसपेरेंट इंसान की तरह तैर रहा था, जो इस दुनिया में अपने आखिरी घंटे में कैद था। पवित्र युद्ध खत्म हो चुका था। राइटियस आर्मी को एक शर्मनाक हार मिली थी। ज्यादातर कल्टीवेटर्स मारे जा चुके थे और बाकी या तो सरेंडर कर चुके थे या भाग गए थे। क्लो अकेले ही हवा के रुख पर चलते हुए उस मैदान से निकल गई, लेकिन वो सिर्फ एक ही जगह गई, विंटर स्पायर पीक, सेलेस्टियल ऑर्डर के खंडहर। वो कभी शानदार दिखने वाला सेक्ट अब उसके खून खराबे के बाद एक खंडहर बन चुका था। टूटी हुई दीवारों के बीच झाड़ियां उगा आई थीं। वो जगह जो कभी दिव्य लगती थी, अब वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। वो खाई के किनारे खड़ी हो गई। नीचे एक गहरी खाई थी जहां धुंध घूम रही थी। खाई के किनारे एक पुराना चीड़ का पेड़ खड़ा था, जिसकी टहनियां एक ड्रैगन की तरह मजबूत थीं और पत्ते एकदम हरे थे। इस खंडहर में वो अकेली जिंदा चीज बची थी, क्योंकि उसे और मैंने मिलकर लगाया था। ये सेलेस्टियल ऑर्डर में उसका पहला साल था। ठंड अभी खत्म ही हुई थी और पहाड़ की बर्फ पिघल रही थी। उसे पहाड़ पर एक पाइन कोन मिला। वो चमकती आंखों के साथ मेरे पास भाग कर आई और बोली, चलो एक पेड़ लगाते हैं। मैंने उससे पूछा क्यों? तो उसने कहा, आपने ही तो कहा था कि चीड़ के पेड़ सबसे मजबूत होते हैं, बर्फ उन्हें तोड़ नहीं सकती और बिजली उन्हें गिरा नहीं सकती। मैं भी इस चीड़ के पेड़ की तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। ठीक है। तो हमने विंटर स्पायर पीक की खाई के किनारे एक गड्ढा खोदा और उस पाइन कोन को दबा दिया। उसने बहुत सीरियसनेस के साथ उसे पानी दिया और अपनी जेब से एक लाल धागा निकाला, उसे पास के एक पत्थर से बांध दिया और उसे विशिंग स्ट्रिंग कहा। मैंने पूछा उसने क्या मांगा, तो उसने अपने हाथ पीछे छुपाए और थोड़ा शर्मा कर बोली, नहीं बताऊंगी। फिर वो इतनी धीरे से बुदबुदाई कि मैं मुश्किल से सुन सका। मैं चाहती हूँ आप मुझे कभी छोड़ कर न जाएं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आपसे शादी करूंगी। 300 साल बाद वो पाइन कोन एक विशाल पेड़ बन चुका था, पर जो 2 लोग उसे लगाने आए थे उनमें से एक दुनिया को तबाह करने वाली डेमन क्वीन बन गई और दूसरा एक मिटती हुई आत्मा। मैंने देखा क्लो उस पेड़ के सामने खड़ी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस खुरदुरे तने को धीरे से छुआ। फिर वो धीरे धीरे नीचे बैठ गई। पेड़ की जड़ों के पास बैठकर, अपने घुटनों को बाहों में समेटकर, उसके चेहरे से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, जो सूखे पत्तों पर टपक रहे थे। 300 साल तक डेमन क्वीन क्लो विंटर्स ने कभी किसी के सामने एक आंसू नहीं बहाया था। वो तब भी नहीं रोई थी जब सेलेस्टियल ऑर्डर के डंजान में उसकी आत्मा और हड्डियां तोड़ दी गई थीं। वो तब भी नहीं रोई जब उसने पूरे सेक्ट को काट डाला था। वो तब भी नहीं रोई जब उसने मुझे मारा था। लेकिन अब इस खामोश पुराने पेड़ के सामने वो एक बच्चे की तरह रो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जब वो 5 साल की थी, उस झोपड़ी में दुबकी हुई। इसलिए रो रही थी क्योंकि कोई उसे लेने नहीं आ रहा था। मैं उसके पीछे खड़ा था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर मेरा हाथ उसके बालों के पार निकल गया। मैं किसी चीज को छू नहीं सकता था। ईथन वेन्स, तुमने मुझसे झूठ बोला। मेरी आत्मा उसके पीछे खामोशी से बोली, आई एम सॉरी क्लो। लेकिन वो सुन नहीं सकती थी। कोई नहीं सुन सकता था। मैं उसे गले लगाना चाहता था, उसे अपनी बाहों में लेना चाहता था, जैसे जब वो छोटी थी। उसे बार बार कहना चाहता था, मैं हूं ना, डरो मत। पर अब मैं उसका सीनियर ब्रदर नहीं था, मैं बस एक मिटती हुई आत्मा था। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया। मेरी आत्मा और ट्रांसपेरेंट होती गई। अब जाने का वक्त आ चुका था। पूरी तरह गायब होने से पहले मैंने आखिरी बार उसे देखा, जो अभी भी वहां घुटनों को पकड़े बैठी थी, एक जख्मी छोटे जानवर की तरह, उस पुराने पेड़ के नीचे जो उसकी सबसे कीमती यादों को समेटे हुए था। गुड बाय क्लो। मेरा होश एक कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे में डूब गया। लेकिन क्लो की कहानी उस पेड़ के नीचे खत्म नहीं हुई थी। एक ऐसी जगह जहां मैं नहीं जानता था, एक ऐसे वक्त में जो मैं नहीं देख सकता था। वो विंटर स्पायर पीक पर बहुत देर तक रोती रही, शाम से लेकर आधी रात तक, और आधी रात से लेकर सुबह होने तक। रोने के बाद वो खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछे और पहाड़ से नीचे उतर आई। वो डेमन सेक्ट में गई और उन्होंने एक एल्डर को बुलाया। ये एल्डर उन्हीं लोगों में से एक थी जिन्होंने उसे तब डंजान से बचाया था। क्लो को हमेशा लगता था कि उसका भागना इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इस एल्डर ने किसी हिडन एजेंडा के लिए उसे बचाया था। लेकिन आज उसने पूछने का फैसला किया, क्योंकि एक शक उसे हमेशा परेशान करता था। ईथन ने डेमंस के साथ हाथ मिलाकर तलवार क्यों चुराई थी, और बाद में डेमंस ने उसे इतने सही वक्त पर क्यों बचाया? ये कुछ ज्यादा ही अजीब था। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। जब एल्डर को क्लो के सामने लाया गया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्लो ने अपनी सुप्रीम लॉर्ड सेंसेस से नोटिस किया कि एल्डर की दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई थी, जो उससे छुप नहीं सकती थी। मैं तुमसे एक चीज पूछ रही हूँ, 300 साल पहले किसने तुम्हें मुझे उस डंजान से बचाने का हुक्म दिया था, आपकी मैजेस्टी को जवाब देने के लिए? वो मेरा अपना फैसला था, आपका टैलेंट देखकर। झूठ। एल्डर अपने घुटनों पर गिर गई, एक पत्ते की तरह कांपने लगी।
उसकी छोटी चालें क्लो की आंखों को धोखा नहीं दे सकती थीं। उसने उसे बहस करने का कोई मौका नहीं दिया। उसकी सुप्रीम लॉर्ड स्पिरिट ने एल्डर की सोल डिफेंस को पूरी तरह कुचल दिया और सीधे उसके सबसे गहरे मेमोरीज में उतर गई। सोल सर्चिंग। एल्डर की यादें एक किताब की तरह खुल गईं। उसने सब कुछ देखा। उसने एक सफेद कपड़ों में एक नौजवान को देखा जो अपनी आत्मा का खून एक एक बूंद करके एक रेस्ट्रिक्शन एरे बना रहा था, जो फोर्सिबली एल्डर के दिमाग को कब्जे में ले रहा था, उसे एक वफादार पपेट बना रहा थी। उस नौजवान का चेहरा बहुत जाना पहचाना था, ईथन वेन्स। उसने देखा कि ईथन ने इस पपेट का इस्तेमाल करके एक परफेक्ट जेल ब्रेक प्लान किया था। टाइमिंग, रास्ते, गार्ड्स की शिफ्ट बदलना, हर एक डिटेल को एक्सट्रीम लेवल पर कैलकुलेट किया गया था। उसने उससे भी ज्यादा देखा जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने ईथन को नेसेंट सोल स्टेज पर अपनी औकात से कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर लड़ते हुए देखा, एक पीक डीटी स्टेज के एंशिएंट बीस्ट से 3 दिन और रात तक लड़ते हुए। विजन में वो पूरा खून से लथपथ था। 6 हड्डियां टूटी हुई थीं। उसका बायां हाथ लगभग अलग हो चुका था। उसके माथे से निकलता खून उसके चेहरे पर फैला था। वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था, पर वो फिर भी बार बार उठ खड़ा हो रहा था। हर बार जब वो राक्षस उसे दूर पटक देता तो वो अपने दांत भींचकर मलबे से बाहर रेंग आता। वह रेन ब्लेड को थामे एक न मरने वाले कॉकरोच की तरह डगमगाते हुए पैरों पर खड़ा हो जाता, जो किसी भी तरह नीचे रहने को तैयार नहीं था। वह राक्षस गुस्से में उसकी तरफ दहाड़ा, लेकिन ईथन ने बस खून थूका और जबरदस्ती मुस्कुराया। बस इतना ही है तुम्हारे पास? वो अभी भी अंदर है। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया तो वो मुझे देख लेगी। वो कौन थी? क्लो के नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। बेशक वो जानती थी कि वो कौन थी। वो खुद थी जो उन खंडहरों में गहरी फंसी हुई थी। विजन आगे बढ़ते रहे। उसने देखा कि राक्षस को मारने के बाद ईथन थकावट से गिर पड़ा, खून के तालाब में लेटा हुआ आधे दिन तक बेहोश रहा। होश में आते ही उसने सबसे पहला काम ये किया कि उस पपेट को आदेश दिया कि वो उस जगह को साफ कर दे ताकि कोई निशान न बचे। उसने दूसरी चीजें भी देखी। उस वक्त जब वो एक सीक्रेट रेल में घात लगाकर किए गए हमले में फंस गई थी, ईथन 3 दिन पहले ही वहां चुपके से घुस गया था और अपनी ऊर्जा से उस एम्बुश एरे घात लगाने वाले जाल के कोर को नष्ट कर दिया था, जिससे वो घातक जाल एक झूठा अलार्म बनकर रह गया। वह प्राचीन डेमनिक मैनुअल जो उसे इत्तेफाक से मिला था, उसे लाने में ईथन को 2 साल लगे थे। उसने एक फॉरबिडन जोन से इसे हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। फिर उसने पपेट से कहकर उसे ठीक उसके रास्ते में रखवा दिया था। उसके इनर डेमन ट्रायल, आंतरिक शैतान की परीक्षा के दौरान जब वो डेटी स्टेज में आगे बढ़ रही थी, ईथन ने उसकी माइंडस्केप में अपना स्पिरिट क्लोन भेजा ताकि वो उसके लिए सबसे घातक वार अपने ऊपर ले सके। इसकी कीमत उसके खुद की आत्मा में गहरी दरारें आने के रूप में चुकानी पड़ी, जिससे वो मौके पर ही मरते मरते बचा। एक के बाद एक सीन, 300 साल, पूरे 300 साल। उसने 300 साल तक अंधेरे में रहकर उसकी रक्षा की थी। हर बार जब उसने सोचा कि ये स्वर्ग की कृपा भाग्य का साथ थी, हर बार जब उसने सोचा कि वो अपनी कड़ी मेहनत से किसी संकट से बच निकली, हर बार जब उसने सोचा कि किस्मत आखिरकार उस पर मुस्कुराई है, तो वो सब वही था। वह सब ईथन वेंस था। वह इंसान जिससे उसने 300 साल तक नफरत की और उसे कोसा। वह इंसान जिसे उसने अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी। वह हमेशा अपने खून और जान से उसके लिए रास्ता बना रहा था। अपनी सुध बुध खोए क्लो उस एल्डर की आत्मा की यादों से बाहर आ गई। उनकी धुंधली नजरों से आंसू अब रोके नहीं रुक रहे थे। विजन अभी खत्म नहीं हुए थे। आखिरी सीन। उसने आखिरी पवित्र युद्ध को फिर से देखा। उसने अपनी डूम ब्लेड को ईथन के सीने के पार जाते देखा। दोनों सुप्रीम लॉर्ड स्टेज पर थे। ईथन की ताकत के साथ वह उस वार को आसानी से रोक सकता था, लेकिन वो हटा नहीं। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को उस पर झोंक दिया हो। यहाँ तक कि जिस पल तलवार की नोक ने उसे चीरा, उसने साफ तौर पर उसके होठों का घुमाव देखा। वह मुस्कुरा रहा था, उपहास में नहीं, कड़वाहट में नहीं। ये एक राहत थी, जैसे आखिरकार कोई भारी बोझ उतार दिया हो, जैसे कह रहा हो, चलो आखिरकार ये खत्म हुआ। क्लो कटे हुए धागों वाली कठपुतली की तरह अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए। उसकी उंगलियों से खून टपकने लगा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उसके दिल के दर्द ने उसकी सारी इंद्रियों को निगल लिया था। कांपते हुए उसने अपने बैग से कुछ निकाला। रेन ब्लेड, वह ट्रॉफी जो उसने ईथन से ली थी। ईथन के गायब होने के बाद वह तलवार युद्ध के मैदान में गिर गई थी और उसने उसे उठा लिया था। उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक हथियार है, धोखे का प्रतीक, लेकिन अब उस पर से सील हट चुकी थी, क्योंकि जिसने इसे लगाया था वह मर चुका था। सील हटने के साथ ही उस तलवार से एक हल्की सी आवाज गूंजी, हवा में टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह कमजोर, लेकिन उसने इसे साफ सुना। बहुत बढ़िया क्लो, यही मेरी नियति है। ये ईथन की आवाज थी, फटी हुई और कमजोर, फिर भी वही जानी पहचानी गर्माहट समेटे हुए। मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद कहीं बहुत दूर। अपना अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें अब अपने रास्ते पर खुद चलना होगा। आई एम सॉरी क्लो, मैंने तुम्हें तकलीफ दी। आवाज गायब हो गई। तलवार शांत हो गई। क्लो अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। रेन ब्लेड को इस तरह गले से लगा लिया जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वह रो पड़ी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह बेकाबू होकर सिसक रही थी। 300 साल। आखिरकार उसने वह माफी सुन ली थी जिसके लिए उसने 300 साल तक इंतजार किया था, लेकिन इसे कहने वाला इंसान जा चुका था। ईथन, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। खंडहरों के ऊपर ठंडी हवा गरज रही थी। पुराने चीड़ के पेड़ की टहनियां हवा में सरसरा रही थीं, मानो किसी के लिए फुसफुसा रही हो। रो मत क्लो। इस बीच मेरी आंखें अचानक खुल गईं। मेरे ऊपर एक धुंधली छत थी। मेरा शरीर शीशे की तरह भारी लग रहा था। मैंने सहज रूप से अपनी ऊर्जा की जांच की।
लेकिन मेरा कोर खाली था। मेरी नसें सूखी नदियों की तरह थीं। ऊर्जा का एक भी नामो निशान नहीं था। मैं इमॉर्टल हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने हिलने की कोशिश की, मैंने पाया कि मेरी मांसपेशियों की ताकत और हड्डियों का घनत्व अभी भी वही था। मेरी शारीरिक ट्रेनिंग बची हुई थी। 300 साल की बॉडी टेम्परिंग गायब नहीं हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं हल्का सा महसूस कर पा रहा था। अर्थ पर अब कल्टीवेशन रियल्म जैसी ही आध्यात्मिक ऊर्जा थी, हालांकि बहुत कमजोर। मैं बिस्तर से उठा और लगभग लड़खड़ा गया। सब कुछ कितना अवास्तविक लग रहा था। यह लगभग 100 स्क्वायर फीट का एक किराए का कमरा था, लेकिन वो कमरा नहीं था जिसे मैं जानता था। दीवार पर गुलाबी रंग के डूडल, डेस्क पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एक कतार, गुलाबी बेडशीट, खिड़की की चौखट पर एक टेडी बियर। ये एक लड़की का कमरा था। क्रॉसओवर करने से पहले जो जगह मैंने किराए पर ली थी वह अब मेरी नहीं रही थी। मकान मालिक ने शायद इसे वापस ले लिया था और किसी और को किराए पर दे दिया था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ऊंची इमारतें, व्यस्त ट्रैफिक। ये अर्थ थी। मैं सच में वापस आ गया था। भावनाओं का एक बड़ा सैलाब मुझसे आ टकराया। 300 साल। मैंने उस नरक जैसी कल्टीवेशन की दुनिया में 307 साल तक संघर्ष किया। एक 18 साल के बच्चे से लेकर एक सुप्रीम लॉर्ड बनने तक, फिर एक डेमन सोर्ड से छिदे हुए शव बनने तक। अब मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। मैंने चारों ओर देखा और नाइट स्टैंड पर एक फोन देखा। स्क्रीन पर मौजूद तारीख ने मुझे चौंका दिया। 3 साल। अर्थ पर 3 साल बीत चुके थे। मेरा दिमाग शांत था। वह शोर मचाने वाला सिस्टम भी जा चुका था। मैं बाहर निकलने ही वाला था। अपना चेहरा पोंछने के लिए एक टिश्यू पेपर उठाया। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला। भाप बाहर निकल आई। फिर तौलिए में लिपटी एक आकृति सामने आई। उसके कंधों पर गीले गुलाबी बाल टिके थे। धुंध में से एक सुंदर चेहरा उभरा। वह अपने बाल सुखा रही थी, नींद में लग रही थी। फिर उसने मुझे देखा। हमने लगभग 3 सेकंड तक एक दूसरे को घूरा। उसकी चीख ने लगभग मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। वह पीछे हटी, चिल्लाते हुए एक हाथ से अपना तौलिया कसकर पकड़ा, दूसरे हाथ से शैम्पू की बोतल उठाई। उसने इसे मेरी तरफ फेंक दिया। परवर्टेड क्रीप, तुम अंदर कैसे आए? बाहर निकलो। बोतल सीधे मेरे माथे पर लगी। मैं दर्द से लड़खड़ा गया। रुको रुको, मैं कोई परवर्ट नहीं हूँ। मैं समझा सकता हूँ। समझाना मेरी गांड को। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। उसने सच में अपना फोन निकाल लिया। एक पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अंदर क्या चल रहा है? क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? सत्यानाश। मैं इसे समझा नहीं सकता। अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे एक क्रीप के रूप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं घूमा, खिड़की को धक्का देकर खोला और बाहर कूद गया। ये तीसरी मंजिल थी, लगभग 30 फीट ऊंची। एक सामान्य इंसान मर जाता या अपाहिज हो जाता, लेकिन मैं मुड़े हुए घुटनों के साथ उतरा। पैर जमीन पर मजबूती से टिके थे। एक शिकन तक नहीं आई। मेरी फिजिकल ट्रेनिंग वास्तव में अभी भी वही थी। सुप्रीम लॉर्ड की 300 साल की बॉडी टेम्परिंग किसी काम के बिना नहीं थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं बस भागा। हवा मेरे चेहरे से टकराई, जिसमें अर्थ की अनोखी कारों का धुआं और शहर की धूल थी। इसकी गंध खराब थी, लेकिन घर जैसा महसूस करा रही थी। मैं 10 मिनट से अधिक समय तक भागा। सुरक्षित होने पर मैं रुका, अपनी सांस लेने के लिए नीचे झुका। सड़क के एक बिलबोर्ड पर ऐसा समाचार चल रहा था जिसे मैं समझ नहीं सका। लोग जल्दी में पास से गुजर रहे थे, अधिकांश तनाव में और पहरे पर लग रहे थे। ये सामान्य नहीं था। मुझे याद है कि ये सड़क कभी बस टहलने वाले लोगों से भरी रहती थी, लेकिन अभी इसके लिए समय नहीं था, क्योंकि मैंने कुछ देखा। एक खंभे पर एक पीला पड़ चुका कागज जो धूप और बारिश से खराब हो चुका था। उसके किनारे मुड़े हुए थे, रंग फीके पड़ गए थे, लेकिन मैं फिर भी इसे पढ़ सकता था। मेरी फोटो ठीक बीच में थी। उसके नीचे लिखा था मिसिंग पर्सन। उसके नीचे हस्तलेख की एक पंक्ति थी। ये बिखरी हुई थी। इसे लिखने वाला व्यक्ति जरूर कांप रहा होगा। ईथन, आंट सारा तुम्हें ढूंढ रही हैं, प्लीज कॉल करो। इसके बाद एक फोन नंबर था जिसके नीचे सारा वेन्स के साइन थे। मैं खंभे के पास बैठ गया। उस कागज को काफी देर तक देखता रहा, इतनी देर तक कि एक गुजरती हुई महिला ने मुझे अजीब लुक दिया। आंट सारा, मैं वापस आ गया हूँ। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। मैं यादों के सहारे घर की तरफ भागा। उनका पड़ोस ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 3 बस स्टॉप दूर। मैं रोज इसी रास्ते से स्कूल पैदल जाता था। मैं इस रास्ते पर आंखें बंद करके भी चल सकता था। जब मैं गेट पर पहुंचा तो मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वो लगभग मेरे गले से बाहर आने को था। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और उस जाने पहचाने दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। अपने 40 के दशक के एक अजनबी आदमी ने इसे खोला। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं पहले यहाँ रहता था। पिछला किराएदार कहाँ है? लगभग 30 साल की एक महिला। ओह, आखिरी किराएदार। वो बहुत पहले यहाँ से चली गई, लगभग 2 साल पहले। मैं उसके बाद किराए पर आया हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गई? कोई अंदाजा नहीं। मैंने मकान मालिक के साथ साइन किया था, उससे कभी नहीं मिला। दरवाजा बंद हो गया। मैं गलियारे में स्तब्ध खड़ा रह गया। घबराओ मत, मेरे पास नंबर है, लापता होने वाले पोस्टर का नंबर। मैं वापस गया और फिर से दरवाजा खटखटाया। अब क्या है? वो परेशान लग रहा था। आई एम सॉरी, क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है? बस एक त्वरित कॉल करनी है। वो हिचकिचाया। मेरे चिंतित चेहरे को देखकर उसने फोन आगे बढ़ा दिया। मैंने नंबर डायल किया। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सेवा में नहीं है। मैंने फिर से डायल किया। नंबर सेवा में नहीं है। मैं उन्मादित हो गया। मैं रेजिडेंसी रिकॉर्ड की जांच करने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ा। उसकी आईडी से मैं उसे ट्रैक कर सकता था, लेकिन आधे रास्ते में ही आसमान बदल गया। सिर्फ बादल ही नहीं छाए। एक अजीब सी काली धुंध अचानक दिखाई दी, जो नीले आसमान में स्याही की तरह फैल गई, अविश्वसनीय रूप से तेज। फिर लोग चिल्लाने और भागने लगे। राक्षस भागे। सबवे के लिए एक और स्पेशल रिफ्ट। भूमिगत सुरक्षित है। मैं सड़क पर खड़ी उन्मादी भीड़ को देखने लगा। उन्हें भागते हुए देखता रहा, पूरी तरह भ्रमित। राक्षस, दरारें, ये अर्थ है। अर्थ पर राक्षस कब से होने लगे? लेकिन एक सेकंड बाद मैं समझ गया। काली धुंध में एक दरार खुल गई। ये बहुत बड़ी नहीं थी,
लेकिन इतनी बड़ी थी कि 2 मंजिला बाग जैसा राक्षस बाहर आ सके। ये पूरी तरह से पिच ब्लैक आर्मर जैसी स्केल से ढका था। उसकी आंखें अजीब हरी चमक रही थीं। उसके विशाल नुकीले दांतों से गाढ़ा लाल टपक रहा था। मैंने उसकी ऊर्जा को गोल्डन कोर से नीचे महसूस किया, शायद पीक फाउंडेशन स्टेज। लेकिन अर्थ पर सामान्य लोगों के लिए यह एक कयामत के स्तर का राक्षस था। वह भागती भीड़ पर झपटा। मैंने 3 युवाओं को देखा, 2 लड़के और एक लड़की। अपने 20 के दशक की शुरुआत में वे सबसे धीमे थे। उनके पास पीछे मुड़कर देखने का समय भी नहीं था। राक्षस का विशाल पंजा नीचे गिरा, खून का फव्वारा छूटा। 3 युवा जिंदगियां मेरी आंखों के सामने गायब हो गईं। हड्डियां तक नहीं बची। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करने की कोशिश की। कुछ नहीं। मैं ची कंडेंसेशन स्टेज तक भी नहीं पहुंच सका, लेकिन उनकी क्रूर मौत ठीक वहीं सामने थी। अगला नंबर मेरा होता। ताकत हो या न हो, मैं कभी सुप्रीम लॉर्ड हुआ करता था। मैं आगे बढ़ा। 300 साल के कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स ने मुझे ऊपर कूदने पर मजबूर कर दिया। मैंने राक्षस की गर्दन पर एक मुक्का मारा। एक नीरस थाप सुनाई दी। एक विशाल रिकॉइल मेरी बाह में ऊपर तक आया, जिससे वो पूरी तरह सुन्न हो गई। लेकिन राक्षस वास्तव में 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया। उसने गुस्से में एक दहाड़ लगाई। उसकी हरी आंखें मुझ पर टिक गईं, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि एक नश्वर ने उसे चोट पहुंचाई। मैं भी हैरान था, बिना ताकत के भी। ये शारीरिक शक्ति मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। मेरी फिजिकल ट्रेनिंग मुश्किल से बची थी, लेकिन एक सुप्रीम लॉर्ड का शरीर कोई मजाक नहीं है। राक्षस ने फिर से छलांग लगाई। मैं हटा और मलबे से कुछ उठाया। एक खुला हुआ रीबार जो लगभग 4 फीट लंबा और बाह जितना मोटा था। मैंने उसे बाहर खींच लिया। मेरे पास इसे इन्फ्यूज करने के लिए कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी, लेकिन मेरे पास कुछ और था। सोल पावर अलग होती है, यह आत्मा से आती है। हालांकि मेरी कल्टीवेशन 0 थी। मेरा सुप्रीम लॉर्ड स्पिरिट फ्रेमवर्क बना हुआ था। बची हुई सोल पावर अभी भी वही थी। मैंने इसे रीबार में इन्फ्यूज कर दिया। मेरे हाथों में साधारण कबाड़ का एक टुकड़ा हल्के से चमकते हुए हथियार में बदल गया। राक्षस ने खतरे को महसूस किया और गुस्से में दहाड़ उठा। लेकिन जैसे ही मैं वार करने वाला था, पीछे से एक गरजती हुई हवा आई। फॉर्मेशन टैक्टिकल एनसर्कलमेंट 3। ब्लैक यूनिफॉर्म में एक ग्रुप दोनों तरफ से उमड़ पड़ा, अत्यधिक प्रशिक्षित। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके पास हल्की आध्यात्मिक ऊर्जा थी, लगभग फाउंडेशन स्टेज। सबसे आगे वाले व्यक्ति के पास एक हाई पोनीटेल में गुलाबी बाल थे और उसने एक टैक्टिकल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसका सुंदर चेहरा गंभीरता और उग्रता से भरा था। ये उसी किराए के कमरे की लड़की थी। नहीं, अभी वह एक चीते की तरह लग रही थी, अपने शिकार को फाड़ने के लिए तैयार। उसकी हथेलियों में हल्की बैंगनी ऊर्जा एकत्र हो गई। पीक फाउंडेशन स्टेज। हमें इस जानवर को यहीं रोकना होगा। नागरिकों की जान हम पर निर्भर है। उसके आदेश पर 1 दर्जन से अधिक एजेंटों ने अपनी ऊर्जा जारी की। उन्होंने एक एरे बनाया, एक ऊर्जा नेट बुना जिसने राक्षस को फंसा लिया। एक कड़वी लड़ाई। कुछ घायल हुए, कुछ दूर जा गिरे, लेकिन अंततः उसके आदेश के तहत उन्होंने राक्षस को मार डाला। राक्षस का शव नीचे गिर गया, जिससे धूल उड़ गई। लड़की जोर जोरे से हाँफ रही थी। उसका माथा पसीने से तर था। फिर दृश्य को साफ करते हुए उसने भीड़ में मुझे देखा, जो अभी भी उस चमकते हुए रीबर को पकड़े हुए था। उसकी आंखें मिली। उसका चेहरा पीले से लाल, फिर से पीला हो गया। शायद उसे याद आ गया कि शॉवर से बाहर आते ही एक अजनबी ने उसे नग्न देखा था। बिना एक शब्द बोले वह तेजी से आई और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। इसे ले जाओ, इसे वैन में डालो। रुको, मैं समझा सकता हूँ। चुप रहो, चलो। ठीक इसी तरह मुझे एक काली वैन में धकेल दिया गया। उनसे मुझे पता चला कि वे ऑफिशियल डेमन कंट्रोल ब्यूरो से जुड़े थे। 3 साल पहले जिस पल मैंने क्रॉसओवर किया था, अर्थ पर अचानक एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव हुआ। अगले कुछ महीनों में ऊर्जा का घनत्व दर्जनों गुना बढ़ गया। कुछ इंसानों में जागृति आई, जिससे उन्हें सुपर पावर मिली। सरकार ने उन्हें ताकत के हिसाब से रैंक दिया। रैंक बी, रैंक ए सोल्जर, जनरल, कमांडर, किंग, एम्परर। वर्तमान में अर्थ पर सर्वोच्च ज्ञात रैंक एम्परर है। अफवाह है कि दुनिया भर में ऐसे केवल कुछ ही हैं, और वो गुलाबी बालों वाली लड़की हार्पर बे सिटी ब्यूरो की कप्तान है, जो एक पीक जनरल रैंक की अवैकेंट है। वो शहर में टॉप टियर पर है, लेकिन जागृति अपने साथ साइड इफेक्ट्स भी लेकर आई। आसमान में कभी कभार स्थानिक दरारें दिखाई देती हैं, जिनमें से म्यूटेटेड राक्षस गिरते हैं। ये राक्षस आध्यात्मिक ऊर्जा खाते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं, जिससे अर्थ पर भारी आपदाएं आती हैं। और ब्यूरो का गठन इसी से निपटने के लिए किया गया था। तो तुम वास्तव में कौन हो? हार्पर मेरे सामने बैठी थी, बाहें मुड़ी हुई, आंखें सतर्क। मैंने एक कवर स्टोरी का इस्तेमाल किया। मैं पहले उस कमरे को किराए पर लेता था। 3 साल पहले मुझे बेवजह कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया गया था। मैं कल ही वापस आया और तुम्हें मेरी जगह पर रहते हुए पाया। मेरा वास्तव में ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन बहस नहीं की। टेलीपोर्टेड? तुम्हारा मतलब है कि तुम भी एक अवेकेंड हो? वास्तव में नहीं। मेरे पास कोई ऊर्जा नहीं है, ये सच था। मेरे पास इस समय वास्तव में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। फिर तुम अभी उस राक्षस से कैसे बचे? वह एक कमांडर स्तर का खतरा था। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ शारीरिक रूप से फिट हूँ। हार्पर ने मुझे काफी देर तक घूरा। उसकी इंट्यूशन ने उसे बताया कि यह आदमी साधारण नहीं था, लेकिन वह वास्तव में मुझसे किसी भी ऊर्जा का पता नहीं लगा सकी। आखिरकार उसने दबाव बनाना बंद कर दिया। ठीक है, मैं इसे अभी के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हारा अपने परिवार से संपर्क टूट गया है। हाँ, मेरी आंट सारा वेंस 3 साल पहले वह ओल्ड साउथ डिस्ट्रिक्ट में रहती थीं। अब वो वहां से चली गई हैं और उनका फोन सेवा में नहीं है। क्या आप उन्हें खोजने में मेरी मदद कर सकती हैं? मैं कोशिश कर सकती हूँ। पिछले सालों में राक्षस के हमलों के कारण कई लोग लापता हैं या मारे गए हैं। सरकार के पास एक ट्रैकिंग सिस्टम है, लेकिन मैं किसी बात की गारंटी नहीं दे सकती। थैंक यू। उसने मेरी तरफ देखा
ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन अंततः बस उपहास किया और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ गई। शायद अभी भी कमरे की बात पर गुस्सा थी। मैंने अपने दिमाग में चुपचाप माफी मांगी। हार्पर ने मेरे अस्तित्व की रिपोर्ट नहीं की, जिसने मुझे थोड़ा आश्चर्यचकित किया। बाद में उसने समझाया कि हाल के वर्षों में कुछ अवेकेंड बस सामान्य जीवन जीना चाहते थे और पंजीकृत होने या सेना में भर्ती होने से इनकार करते थे। हालांकि वह एक ब्यूरो कप्तान थी, फिर भी वो उस मानसिकता को समझती थी। इसके अलावा भले ही मैं एक पीक जनरल के रूप में शहर के लिए एक खतरा था, उसे पूरा भरोसा था कि वो मुझे संभाल सकती है। अगर वो जानती कि मैं दूसरी दुनिया में एक सुप्रीम लॉर्ड था, तो शायद वो इतनी आश्वस्त नहीं होती। लेकिन मेरा उसे बताने का कोई इरादा नहीं था। अभी आधिकारिक ध्यान आकर्षित करना केवल परेशानी पैदा करता और मैं बस अपनी आंट को ढूंढना चाहता था। हार्पर ने किसी से कहकर मुझे एक बजट होटल में ठहरवाया और मुझे एक नया फोन एंड नंबर दिलवा दिया। मैंने बिल्कुल नए फोन को घूर कर देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक पूरी जिंदगी बीत चुकी हो। मैंने 300 साल से इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं छुआ था। आखिरी बार मैंने फोन तब इस्तेमाल किया था जब मेरा क्रॉसओवर नहीं हुआ था। उस रात मैंने फ्राइड चिकन और कोक का ऑर्डर दिया था। डेल्टा फोर्स के गेम और कुछ ब्रिज कैंपिंग के लिए तैयार था। तभी उस कमबख्त रोशनी ने मुझे कल्टीवेशन की दुनिया में खींच लिया। न तो चिकन खाने को मिला और न ही गेम खेलने को। होटल के इस सख्त बिस्तर पर बैठे बैठे 300 साल पलक झपकते ही बीत गए। यह अचानक अवास्तविक लगा। मैंने खबरें देखी। स्क्रीन राक्षसों के आक्रमणों, आध्यात्मिक जागृतियों और अवेकंड यानी जागृत लोगों से भरी हुई थी। ये दुनिया बहुत बदल चुकी है। 3 साल पहले की अर्थ बस एक साधारण तकनीक आधारित ग्रह थी। अब ये कल्टीवेशन और सर्वनाश का एक अजीब मिश्रण है। मैंने फोन बंद किया और लेट गया। थका हुआ होने के कारण मैं गहरी नींद में सो गया। फिर मुझे एक सपना आया। मैंने क्लो को देखा। वह बादलों को चीरती हुई एक चोटी पर खड़ी थी। डेमन रेल्म यानी राक्षस लोक का शिखर, उसकी सत्ता का केंद्र, उसके द्वारा बनाए गए साम्राज्य का शीर्ष। रात घनी काली थी। आकाशगंगा चकाचौंध करने वाली थी, लेकिन उसके सफेद बालों पर पड़ती सितारों की रोशनी ने उसके चेहरे को और भी पीला दिखा दिया। वह वहां अकेली खड़ी थी। न कोई अधीनस्थ, न कोई नौकर, कुछ भी नहीं। मैंने नोटिस किया कि उसने कुछ पकड़ रखा था। रेन ब्लेड। उसने उसे कसकर पकड़ रखा था, जैसे किसी जुनून को थामे हुए हो। फिर उसने अपना सिर झुकाया। एक एक करके आंसू गिर पड़े। आखिरकार ऐसा लगा जैसे वो कुछ फुसफुसा रही हो। मेरी रिंगटोन ने मुझे जगा दिया। हार्पर की आवाज आई। ईथन। उसकी आवाज अस्वाभाविक लग रही थी, टूटती हुई, जैसे वो अपने शब्दों को चुन रही हो। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। हाँ, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी आंट 2 साल पहले वेस्ट ब्रिज चली गई थी। वेस्ट ब्रिज पर 1 साल पहले राक्षसों ने बड़े पैमाने पर हमला किया था। पूरा शहर तबाह हो गया। ये अब एक आधिकारिक एस क्लास प्रतिबंधित क्षेत्र है। विशाल राक्षसों से घिरा हुआ। संचार ठप है। जीवित बचे लोगों का कोई संकेत नहीं है। क्या वो अभी भी जीवित हैं? उनके जीवित रहने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मौत की पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो संभावना कम है। आई एम सॉरी। फोन पकड़े हुए मेरा हाथ कांप गया। आंट सारा, मैं कल्टीवेशन की दुनिया में 300 साल तक सिर्फ तुम्हें दोबारा देखने के लिए लड़ा, लेकिन मैं अब वापस आ गया हूँ। तुम कहाँ हो? मैंने फोन नीचे रखा और वहीं बैठ गया। काफी देर तक नहीं हिला। यादें वापस उमड़ पड़ी। जब मैं बचपन में बीमार था तो वो एक खुली क्लिनिक खोजने के लिए मुझे 1 दर्जन सड़कों के पार ले गई थी। उसके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। मुझे थामे हुए उसकी बाहें कांप रही थीं। उस समय वह केवल 17 या 18 साल की थी, लेकिन एक वयस्क की तरह जिद्दी थी। स्कूल के बाद वह हमेशा गेट पर समय पर मेरा इंतजार करती थी, मेरे पसंदीदा भुने हुए शाहबलूत यानी चेस्टनट हाथ में लिए हुए। सर्दियों में मेरे सोने से पहले वह गर्म पानी की बोतल से मेरा बिस्तर गर्म कर देती थी, ये कहते हुए कि अगर ठंड होगी तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। मेरी कॉलेज प्रवेश परीक्षा का वर्ष, वह बिना लंच किए पूरे दिन बाहर इंतजार करती रही। उसने कभी थकने या परेशानी होने की शिकायत नहीं की। मैं जानता था कि मुझे अकेले पालना उसके लिए कितना कठिन था। एक अविवाहित महिला एक ऐसे बच्चे को पाल रही थी जो उसका नहीं था। उसने अपने जीवन के सबसे बेहतरीन साल मुझे दे दिए। बाहर से तेज सायरन की आवाज आई। मेरे फोन पर एक आपातकालीन अलर्ट पॉपअप हुआ। राक्षण आक्रमण अलर्ट। नागरिक तुरंत भूमिगत आश्रय में जाएं। फिर से राक्षस, फिर से। लेकिन मैं छुपा नहीं। वे जीवित रहने के कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स, तर्क संगत निर्णय और जीने की इच्छा सभी एक अधिक आदिम हिंसक भावना से दब गए। गुस्सा। 300 साल तक मैंने अपमान सहा, सिर्फ वापस आने के लिए किसी भी तरह से सबको धोखा दिया। लेकिन अब जब मैं आ गया हूँ, मेरा परिवार चला गया है, मेरा घर चला गया है, सब कुछ चला गया है। केवल राक्षसों और खंडहरों से भरी दुनिया बची है। मैं खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चला गया। ठंडी हवा अंदर आई, अपने साथ दूर के धमाकों और चीखों की आवाजें लाते हुए। जमीन 60 फीट से अधिक नीचे थी। होटल एक ऊंची मंजिल पर था। मैं खिड़की की चौखट पर खड़ा हो गया। नीचे एक अराजक सड़क थी। राक्षस भागती भीड़ का पीछा कर रहे थे। लेकिन उस पल मुझे अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। मेरे अंदर कुछ उमड़ रहा था, जैसे कोई नदी जो बहुत समय से सोई हुई थी आखिरकार पिघल रही हो। एक धागे जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा परिवेश से स्वचालित रूप से मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। मेरे कोर के सूखे नदी तल पर पानी की एक झलक दिखाई दी। ज्यादा नहीं, लेकिन ये वहां थी। ची कंडेंसेशन स्टेज। सिर्फ एक दिन, जब मैं कल वापस आया तो मेरा शरीर पूरी तरह से नश्वर था। आज इसने स्वचालित रूप से ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। ये ऐसा है जैसे मेरी पुरानी कल्टीवेशन धीरे धीरे ठीक हो रही हो। सुप्रीम लॉर्ड कोर वेसल यानी पात्र अभी भी वही है। पुराने कल्टीवेशन के रास्ते और अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट्स अभी भी वही हैं। अब ये सामान्य लोगों की तुलना में बहुत तेजी से पानी से दोबारा भर रहा है। हालांकि ची कंडेंसेशन ऊर्जा नगण्य है, लेकिन मेरी 300 साल की अंतर्दृष्टि और तकनीक के साथ मिलकर
ये काफी है। मैं ऊंची मंजिल से कूद गया। जिस पल मैं उतरा, ऊर्जा मेरी टांगों में प्रवाहित हुई, जिसने प्रभाव को सोख लिया। ठीक मेरे सामने राक्षसों का झुंड नागरिकों का पीछा कर रहा था। बछड़े के आकार के दर्जनों भेड़िए जैसे राक्षस। फाउंडेशन स्टेज स्तर, बस फाउंडेशन स्टेज स्तर। मैंने एक पारदर्शी लगभग भ्रामक ऊर्जा तलवार बनाई। एक सुप्रीम लॉर्ड तलवार कला के लिए ची कंडेंसेशन ऊर्जा का उपयोग करना ऐसा लगा जैसे कोई टट्टू एक भारी गाड़ी खींच रहा हो, लेकिन तकनीक और अंतर्दृष्टि का अंतर शक्ति के अंतर को पाटने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही मैंने वार किया, एक चांदी जैसी सफेद तलवार की आभा यानी सोड ऑरा ने रात के आसमान को चीर दिया, जो एक अर्धचंद्राकार चंद्रमा की तरह खूबसूरती से मुड़ी हुई थी। स्लैश। वह आभा आगे मौजूद दर्जनों भेड़िए राक्षसों को काटती हुई निकल गई। वे सब जम गए, फिर एक साथ दो हिस्सों में बंट गए। दर्जनों राक्षसों के शव नीचे गिर गए। एक ही वार में उनका सफाया हो गया। सड़क के किनारे कुछ नागरिक जो सबवे तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने ये देखा और स्तब्ध खड़े रह गए। उनके जबड़े इतने चौड़े खुल गए कि उसमें एक पूरा सेब समा जाए। एक आदमी तो ये भी भूल गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। लड़खड़ाया और धूल चाट गया, लेकिन मैं नहीं रुका। आसमान की दरारों से और भी राक्षस निकल रहे थे। भेड़िए, सांप, चील, विभिन्न प्रकार के, ज्यादातर फाउंडेशन स्टेज पर। मैं एक दीवाने की तरह उन पर झपटा। हर एक राक्षस को मारने के साथ मैंने उनकी स्पिरिट सोल्स यानी आत्मिक ऊर्जा को सोख लिया। उन आत्माओं के भीतर की ऊर्जा मेरे कोर में भर गई, उस विशाल पात्र को भरते हुए। मेरी कल्टीवेशन आसमान छूने लगी। ये एक सदी से सूखे रेगिस्तान जैसा महसूस हुआ। अचानक बारिश का तूफान आ जाना। मेरी नसों का हर इंच लालच से ऊर्जा को सोख रहा था। मुझे नहीं पता मैंने कितने मारे। मैं केवल इतना जानता हूँ कि रात के अंत तक मेरी कल्टीवेशन पीक फाउंडेशन स्टेज पर स्थिर हो गई थी। मेरे कपड़े राक्षसों के खून से भीगे हुए थे, जो मेरे अपने घावों के खून में मिले थे, लेकिन मेरी आंखों में आग जल रही थी। आंट सारा, मेरा इंतजार करो। चाहे तुम कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अगले कुछ हफ्तों में मैंने दीवानों की रफ्तार से राक्षसों का शिकार किया। दिन में शहर के बाहरी इलाकों में शिकार करना, रात में खाली खंडहरों में कल्टीवेशन करना। मेरी कल्टीवेशन शुरुआती, मध्य और पीक गोल्डन कोर स्टेज तक चढ़ती गई। हर एक ब्रेक थ्रू अविश्वसनीय रूप से सुचारू था, जैसे किसी जाने पहचाने रास्ते पर चलना। दूसरी बार इस पर चलते हुए हर कदम दोषरहित था। तीसरे सप्ताह के अंत तक मैं पीक गोल्डन कोर तक पहुंच गया। नेसेंट सोल स्टेज की दहलीज को छूते हुए, जो अर्थ पर एक टियर 10 कमांडर अवेकन के बराबर है। मैंने ब्यूरो से दूरी बनाए रखी। कोई परेशानी नहीं चाहता था, लेकिन जो होना था वो हुआ। उस शाम बे सिटी के ऊपर का आसमान फिर से फट गया, लेकिन यह दरार पहले से कहीं बड़ी थी। इतनी बड़ी कि एक फुटबॉल मैदान को निगल जाए। काली धुंध उबलते हुए स्याही के समुद्र की तरह मथ रही थी। दरार से एक अभूतपूर्व कड़ा राक्षसी आभा मंडल यानी डिमोनिक ऑरा उमड़ पड़ा। 2 मील दूर होने पर भी मैंने उस कंपकपा देने वाले दबाव को महसूस किया। नेसेंट सोल नहीं, उससे भी अधिक। पीक नेसेंट सोल जो डीटी स्टेज की सीमा पर थी। एक विशालकाय जीव बाहर रेंग आया, स्याही जैसा काला, एक विशाल अजगर। गोधूली वेला में उसकी स्केल्स यानी तराजू एक अजीब बैंगनी रंग को प्रतिबिंबित कर रही थी। शहर के सीवर पाइप जितना मोटा, इतना लंबा कि आप उसकी पूंछ नहीं देख सकते थे। कम से कम 300 फीट बे सिटी के ऊपर कुंडली मारे हुए। जब उसने अपनी जीभ लपलपाई तो मीलों तक तापमान गिर गया। सबसे भयानक बात, वो बोला, यहाँ इंसानों की गंध तेज है। बहुत बढ़िया। इंसानी भाषा बोलते हुए उसके पास चेतना थी। यह एक वास्तविक बड़ा राक्षस था और उसके पीछे अनगिनत छोटे राक्षस चल रहे थे। ब्यूरो सक्रिय हो गया। न केवल हार्पर की बे सिटी शाखा, मुख्यालय ने बैकअप के रूप में एक कमांडर रैंक के अवेकन को भी भेजा। राइडर युवा था, लेकिन उसकी गहरी आंखों से पता चलता था कि उसने कई लड़ाइयां देखी थी। उसने एक धात्विक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। उसकी शक्ति ने एक विशाल जलती हुई ब्लेड का रूप ले लिया। वह आध्यात्मिक दबाव भी जारी कर सकता था। पीक कमांडर जो पीक गोल्डन कोर के बराबर है, लेकिन इस रसातल के सांप यानी एबिसल सेरपेंट के सामने वह मुश्किल से टिक पाया। वे 10 मिनट से भी कम समय तक लड़े। राइडर को उसकी पूंछ से एक झटका लगा, जिससे वह तोप के गोले की तरह दूर जा गिरा। रुकने से पहले 3 इमारतों को तोड़ता हुआ निकल गया। खून थूकते हुए वह मलबे में घुटनों के बल बैठ गया। चेहरा पीला पड़ गया। वह एक कमांडर था, लेकिन एक नेसेंट सोल राक्षस के सामने कागज की तरह था। ब्यूरो के बाकी सदस्यों का हाल बदतर था। 100 से अधिक अवेकन मौके पर ही मारे गए। कुछ को सांप ने बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया था। अनगिनत अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्यालय का बैकअप कहाँ है? लानत है, यह एक आत्मघाती मिशन है। मेडिकल टीम कहाँ है? मियां नहीं टिक सकती। एक सुनहरे बालों वाले युवा ने अपनी बाहों में लड़की के घाव को ढकते हुए रोया। वे सभी बे सिटी ब्यूरो के एनफोर्सर्स थे। वह खून से लथपथ लड़की उसकी प्रेमिका भी थी। कप्तान, मेडिकल टीम, वे सब मर चुके हैं। ये सिर्फ डर नहीं था, ये निराशा थी। ये कमांडर स्तर नहीं है, ये किंग स्तर है। इस शक्ति के खिलाफ हम बस अपनी जान फेंक रहे हैं। कप्तान, क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? युवा ने अपने आंसू पोंछे। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसने कांपते हुए एक लाइटर निकाला और एक सिगरेट जलाई। मिया को लो और पीछे हटो। उसे सुरक्षित रखो। कप्तान, क्या आप पागल हो गए हैं? अन्य टीमें अभी भी लड़ रही हैं। हमारे पीछे बे सिटी के लाखों नागरिक हैं, लाखों लोग। अगर हम पीछे हट गए तो उनका क्या होगा? आप में से बाकी लोग, अगर मरने से डर नहीं लगता तो मेरे पीछे आओ। टीम के सदस्य वास्तव में मरने के लिए तैयार दिख रहे थे। दूसरी तरफ हार्पर पूंछ की चपेट में आ गई थी, जिससे वो दर्जनों फीट दूर एक पलटी हुई बस में जा गिरी और बेहोश हो गई। रसातल का सांप आलस्य से कुंडली मारे बैठा था। उसकी आंखें मनोरंजन से भरी थीं। उसके लिए ये इंसान सिर्फ चींटियां थे जिन्हें वो एक झटके से कुचल सकता था। उबाऊ,
क्या इस दुनिया के इंसान इतने कमजोर हैं? इन्हें मारने में कोई मजा नहीं है। लेकिन अगले ही पल उसने एक आदमी को साए से बाहर आते देखा, जो उसकी तरफ कदम दर कदम बढ़ रहा था। धीमा, पूरी तरह से गैर धमकी भरा। धूल अभी थमी नहीं थी। आग की रोशनी मेरे चेहरे पर प्रतिबिंबित हो रही थी। सांप ने अपना सिर झुकाया, मुझे घूरते हुए। मेरी कल्टीवेशन को महसूस कर सकता था। पीक फाउंडेशन स्टेज। उसकी आंखों में एक चींटी। फिर भी उसने अपनी आत्मा की गहराई में एक ठंडक महसूस की, जैसे कोई चीज उसके दिमाग में उकेरी गई हो, जिससे ये आदमी जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन एकमात्र फाउंडेशन स्टेज, उसकी सदियों की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। एक और मौत चाहने वाला। मैंने कुछ नहीं कहा। ऊर्जा मेरे कोर में बेतरतीब ढंग से घूम रही थी, एक ऐसे पैटर्न में प्रवाहित हो रही थी जो मेरी वर्तमान स्टेज से बहुत परे थी। एक गुप्त कला जो मैंने अपने पिछले जीवन में बनाई थी। नेदर स्ट्राइक यानी नेदर स्ट्राइक एक सुप्रीम लॉर्ड का कातिल वार, सोल पावर द्वारा निर्देशित सांसारिक ऊर्जा का उपयोग एक ब्लेड के रूप में करते हुए जो एक उंगली में एकत्र होती है। एक बार जैसे पाताल लोक का पानी उमड़ पड़ा हो, सभी जीवन को नष्ट करते हुए। इस कला को चलाने के लिए पीक फाउंडेशन ऊर्जा का उपयोग करना ऐसा था जैसे एक नदी को एक कटोरे में समाना। शरीर को बड़े पैमाने पर बैकलैश यानी प्रतिघात का सामना करना पड़ता। लेकिन क्या मैं इसे कर सकता था? मुख्य बात ऊर्जा की मात्रा नहीं थी, बल्कि अंतर्दृष्टि की गहराई थी। 300 साल की अंतर्दृष्टि, साथ ही सिस्टम के पिछले इन्फ्यूजन काफी गहरे थे। सांप अधीर हो गया। उसकी पूंछ भयानक बल के साथ घूमी, जो एक पहाड़ को मलबे में बदल सकती थी। मैं बिल्कुल आखिरी सेकंड में हटा। पूंछ मेरे कपड़ों को छूती हुई जमीन से जा टकराई। जमीन सैकड़ों फीट तक एक गड्ढे में ढह गई। मैंने खुद को स्थिर करने के लिए हवा में 3 बार पलटी मारी। उतरने से पहले मैंने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ाई। सिरे पर एक अजीब सी नीली रोशनी का कण इकट्ठा हो गया। यह आध्यात्मिक ऊर्जा की शानदार चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी डार्क रोशनी थी, जैसे रसातल में जलने वाली भूतों की आग। सांप की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने रोशनी के उस छोटे, लगभग नगण्य कण में इसे महसूस किया। उसमें एक भयानक शक्ति थी जो उसे मिटाने के लिए पर्याप्त थी। पिछले और वर्तमान जीवन दोनों को मिलाकर असंभव। तुम सिर्फ फाउंडेशन पर, इससे पहले कि वो पूरा कर पाता। मैंने अपनी उंगली से इशारा किया। नेदर स्ट्राइक। मेरी उंगली से अजीब नीली रोशनी की एक किरण निकली, जो हवा को चीरती हुई तेजी से गूंजी। ये चलती हुई रोशनी जैसी नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष खुद ही फट रहा हो। वह किरण नग्न आंखों के लिए बहुत तेज थी। रोशनी सांप की आंखों में प्रतिबिंबित हुई। फिर उसका सिर फट गया। काला खून झरने की तरह बरस पड़ा। विशाल शरीर ने नियंत्रण खो दिया और आसमान से गिर गया, सड़कों से टकराया, सैकड़ों फीट तक धूल उड़ाते हुए। एक ही उंगली से एक नेसेंट सोल राक्षस का नामो निशान मिटा दिया गया। मैं उतरा, लेकिन मेरी दाहिनी बांह कांप रही थी। एक उच्च स्तरीय कला को जबरदस्ती चलाने का बैकलैश। कई नसों में छोटी दरारें आ गईं। मेरे मुंह से खून की एक धार निकली। जीवित बचे ब्यूरो सदस्य स्तब्ध रह गए। राइडर मलबे से बाहर रैंक कर आया, धूल से ढका हुआ, चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने अभी अभी एक युवा को देखा, जो प्रतीत होता है कि केवल एक जनरल रैंक का था। उसने एक नेसेंट सोल राक्षस को एक उंगली से मार डाला, जिसके सामने वो 300 सेकंड भी नहीं टिक सका था। बे सिटी में ऐसा कोई कब से रहने लगा? लेकिन इससे पहले कि वे सदमे से उबर पाते, आसमान फिर से फट गया। इस बार दरार बड़ी और गहरी थी। इससे निकलने वाले आभा मंडल ने उसका खून जमा दिया। एम्परर स्तर का राक्षसी आभा मंडल, यानी एम्परर लेवल डिमोनिक ऑरा। दरार से एक इंसानी आकार की परछाई बाहर आई। हाँ, चलकर आई, रैंक कर नहीं, उड़कर नहीं, उमड़कर नहीं, बल्कि शांति से एक शालीनता के साथ बाहर आई, जो सभी जीवन को तुच्छ समझती थी। यह एक इंसानी शरीर वाला राक्षस था, एक पुरुष का चेहरा, अजीब रूप से सुंदर, जेड यानी एक प्रकार का कीमती पत्थर जैसी पीली त्वचा, लेकिन लंबवत सुनहरी सांप जैसी पुतलियों के साथ। उसने पिच ब्लैक आर्मर पहन रखा था। गहरे बैंगनी रंग की स्केल से ढके विशाल पंखों की एक जोड़ी उसके पीछे फैली थी, जिसने लगभग आधा आसमान ढक लिया था। एम्परर स्तर का राक्षस एस्टेरोथ। मैं वहीं खड़ा रहा, आसमान से उतरते भयानक दबाव को महसूस करते हुए। इस स्तर के राक्षस अर्थ पर शायद ही कभी दिखाई दिए थे, और अब एक यहाँ छोटी बे सिटी में था। राइडर का चेहरा अब सिर्फ पीला नहीं था, वह बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन कभी एम्परर स्तर के प्राणी का सामना नहीं किया था, क्योंकि अर्थ पर पूरे देश में केवल एक ही एम्परर रैंक का अवेकंट था, और वो व्यक्ति दूसरे एम्परर स्तर के राक्षस के खिलाफ रक्षा करते हुए उत्तरी मोर्चे पर था। दूसरे शब्दों में, बे सिटी के पास इस चीज से निपटने की कोई शक्ति नहीं थी। हेलीकॉप्टर अभी भी ऊपर चक्कर लगा रहे थे, उपग्रह के माध्यम से दृश्य प्रसारित कर रहे थे। वापस ब्यूरो के राष्ट्रीय मुख्यालय में कमांड रूम में सन्नाटा पसरा था। बड़ी स्क्रीन पर एस्टेरोथ एक उतरते हुए राक्षस देवता की तरह लग रहा था। एम्परर स्तर, एक और एम्परर स्तर। बे सिटी ही क्यों, ये केवल एक सी क्लास रक्षा शहर है। उत्तरी मोर्चे पर एम्परर कोल से संपर्क करे। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। सबकी निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं। एस्टेरोथ ने नीचे शहर के खंडहरों और मलबे में कांपते हुए चींटी जैसे इंसानों को देखा। वह मुस्कुराया, शुद्ध अवमानना की एक मुस्कान। अभी अभी जो ऊर्जा की धड़कन थी, वह कुछ हद तक दिलचस्प थी। उसकी आंखें मुझ पर पड़ी। क्या तुमने मेरे मोहरे को मारा? मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। नेदर स्ट्राइक के बैकलैश के कारण मेरी दाहिनी बाह में अभी भी दर्द हो रहा था। मेरी नसों की दरारें ठीक नहीं हुई थीं। नेसेंट सोल स्टेज पर भी नहीं। एक डीटी स्टेज यानी डीटी स्टेज के एम्परर राक्षस के खिलाफ मेरे मौके लगभग शून्य थे। मैं बचने के लिए एक कला का उपयोग करने में पूरी तरह सक्षम था। सुप्रीम लॉर्ड की गति, अंतर्दृष्टि और फाउंडेशन ऊर्जा के साथ मैं कम से कम उसकी ट्रैकिंग रहने से बच सकता था। लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि मेरे पीछे लोग थे। बेहोश हार्पर, घायल राइडर और ब्यूरो के सदस्य जो बाहर नहीं निकल सके थे, एंड भूमिगत आश्रयों की ओर भागते अनगिनत नागरिक। लेकिन आंट सारा,
वह अभी भी जीवित हो सकती हैं। अगर मैं यहाँ मर गया तो उस मृत शहर में उन्हें ढूंढने कौन जाएगा? लेकिन अगर मैं भाग गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? लानत है, मैं कभी कोई संत नहीं था। अपने 300 साल के कल्टीवेशन में मैंने अनगिनत लोगों को धोखा दिया, उनके साथ चालाकी की और उन्हें मार डाला। मैंने हर संभव दुष्ट काम किया, लेकिन यह अर्थ यानी पृथ्वी है, वह स्थान जहाँ मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा। मैं बस अपनी पीठ फेर कर भाग नहीं सकता था, जबकि मेरे लोग मर रहे थे। शायद ये वही था जो आंट सारा ने मुझे सिखाया था। ईथन, हमेशा एक अंतरात्मा रखना। एस्टेरोथ मेरी खामोशी से परेशान लग रहा था। चींटी, तुम इंसान कुछ खास नहीं हो। मैं सर्वोच्च सत्ता यानी सुप्रीम बीइंग के आदेश से इस क्षेत्र में उतरा हूँ। मैंने सोचा था कि यह मजेदार होगा, लेकिन यह बहुत उबाऊ है। सर्वोच्च सत्ता, इसका क्या मतलब था? क्या ये राक्षस दरारों से बेतरतीब ढंग से नहीं गिर रहे थे? उन्हें यहाँ आदेश देकर भेजा गया था। किसके द्वारा? मेरे पास सोचने का समय नहीं था, क्योंकि एस्टेरोथ ने कदम बढ़ाया। सिर्फ इतना तेज नहीं कि देखा न जा सके, वह सचमुच मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। अगले ही सेकंड वह ठीक मेरे बगल में दिखाई दिया। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। एक प्रलयकारी बल मेरे दाहिने हिस्से से टकराया। एक विशाल हाथ ने मेरे शरीर को दे मारा। मैं तोप के गोले की तरह बाहर निकला और अनगिनत इमारतों को तोड़ता चला गया। आखिरकार चौथी दीवार में समा गया। मैंने मुंह भरकर खून थूका। कई पसलियां टूट गईं, अंग खिसक गए, नसें फट गईं। क्या बस इतना ही है? एस्टेरोथ की आवाज दूर से आई, जो निराशा से भरी थी। मैंने खुद को दीवार के गड्ढे से बाहर निकाला और लड़खड़ाते हुए पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी दृष्टि धुंधली थी, मेरा मुंह खून से भरा था, लेकिन मेरा दिमाग साफ था। मेरी वर्तमान शक्ति और स्थिति के साथ मिडडिटी स्टेज यानी मिडडिटी स्टेज, आमने सामने की लड़ाई असंभव थी। लेकिन किसने कहा कि मुझे आमने सामने लड़ना है? मैंने अपने मुंह से खून पोंछा और मुस्कुराया। एस्टेरोथ ने एक भौं उठाई। एक मरता हुआ आदमी सचमुच मुस्कुरा रहा था। वह हमला करने के लिए नहीं दौड़ा। ऐसा लगा जैसे वो देखना चाहता हो कि इस चींटी के पास और क्या चालें हैं। मैंने अपनी जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ स्पैन को जलाना शुरू कर दिया। ये एक प्रतिबंधित कला यानी फॉरबिडन आर्ट थी। थोड़े समय के लिए अपनी सीमाओं से परे शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगाने की कीमत पर। सामान्य कल्टीवेटर्स केवल 1 या 2 छोटे चरण यानी माइनर स्टेज ही कूद सकते थे, लेकिन मैं सामान्य नहीं था। मेरा कोर वेसल यानी पात्र सुप्रीम लॉर्ड स्तर का था। मेरी अंतर्दृष्टि सुप्रीम लॉर्ड स्तर की थी। मुझ में बस ऊर्जा की कमी थी, और जीवन काल को जलाना पूरी तरह से जीवन शक्ति को ऊर्जा में परिवर्तित कर देता था। शक्ति के लिए जीवन का सौदा, सब कुछ दांव पर लगाना। मेरे कोर में एक उबलती हुई शक्ति ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। कल्टीवेशन, शुरुआती, मध्य, पीक गोल्डन कोर। शुरुआती नेसेंट सोल अभी भी बढ़ रही थी। मिड, पीक, नेसेंट सोल, ये सीमा थी। इससे ऊपर जाना जीवन काल जलाना नहीं होता, ये आत्म विनाश होता। मिड डीटी स्टेज के खिलाफ पीक नेसेंट सोल, एक पूरे बड़े चरण यानी मेजर स्टेज और 2 छोटे चरणों का अंतर। ये अभी भी निश्चित मौत जैसा लग रहा था, लेकिन ये काफी था। मेरे लिए वो एक तलवार का वार करने के लिए काफी था। मैंने अपनी पूरी ऊर्जा एकत्र की, इसे अपने दाहिने हाथ में प्रवाहित किया। मेरी हथेली में एक भ्रामक लंबी तलवार बन गई, जो बिल्कुल ईरेन ब्लेड जैसी दिख रही थी, पूरी तरह से पारदर्शी, एक हल्की चांदी जैसी सफेद रोशनी के साथ चमकती हुई। ये मेरे पिछले जीवन की सिग्नेचर तलवार कला थी। स्टारफॉल यानी स्टारफॉल, हमले की सीमा की कीमत पर पूरी शक्ति को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना, एक गिरते हुए तारे की तरह एक वार जिसे रोका न जा सके। एस्टेरोथ को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। उसने उस भ्रामक तलवार के भीतर की भयानक शक्ति को महसूस किया। ये नेसेंट सोल स्तर की शक्ति नहीं थी। ये आखिर क्या था? आखिरकार उसके चेहरे पर खौफ का भाव आ गया, लेकिन ये सिर्फ आश्चर्य था। एक डीटी स्टेज के राक्षस के रूप में उसके पास ट्रम्प कार्ड यानी तुरूप का पत्ता कैसे नहीं हो सकता था। लेकिन जैसे ही मैं वार करने वाला था, आसमान फट गया। पहले जैसी स्थानिक दरार नहीं, पूरा आकाश ही चीर दिया गया था। अर्थ पर समय जैसे थम गया हो, लेकिन ये अर्थ यानी पृथ्वी हो। आकाश को घेरे हुए एक आकाश गंगा स्वर्ग से फूट पड़ी। सबसे ऊंचे आसमान से चांदी के झरने जैसी चकाचौंध करने वाली सितारों की रोशनी बरस पड़ी। मैं उस पल के एहसास को कभी नहीं भूलूंगा। उस आकाश गंगा से निकलने वाला दबाव इतना विशाल था कि वह निराशा लेकर आया, इतना भयानक कि आत्माएं कांप उठी। हर कोई नीचे दब गया, हिलने डुलने में असमर्थ। राइडर सीधे अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और खून थूकने लगा। बेहोश हार्पर का शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। सामान्य लोग मीलों दूर बेहोश हो गए, यहाँ तक कि एक डीटी स्टेज के एम्परर राक्षस एस्टेरोथ के चेहरे पर भी एक भाव था, उसकी हड्डियों से रिश्ता हुआ एक डर, क्योंकि वो जानता था कि ये किस स्तर की शक्ति थी। डीटी नहीं, वॉइड यानी वॉइड नहीं। उसने इस आभा मंडल को पहचान लिया, इस ब्रह्मांड में शक्ति का सर्वोच्च स्तर। उस आकाशगंगा के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसी पल राष्ट्रीय मुख्यालय को जाने वाला हेलीकॉप्टर का सिग्नल बंद हो गया, ठीक उसी तरह जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे सीधे काट दिया हो। सिर्फ यहाँ नहीं, अर्थ का पूरा नेटवर्क, सैटेलाइट संचार और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सब बंद हो गए। हर स्क्रीन स्टैटिक यानी झिलमिलाहट में बदल गई। हर राडार खाली हो गया, जैसे किसी ने पूरे ग्रह को म्यूट कर दिया हो। और आकाशगंगा से सितारों की रोशनी पर एक आकृति बाहर आई, जिसने एक गहरा राक्षसी चोगा यानी डेमोनिक रॉबे पहना हुआ था। काले और लाल पैटर्न, जलते हुए खून की तरह बहते हुए, बर्फ जैसे सफेद बाल, सितारों की रोशनी में ठंडी चांदी के साथ चमकते हुए। चेहरा पीला, लगभग पारदर्शी, इस दुनिया के लिए बहुत अलौकिक। उसके माथे पर एक गहरा लाल राक्षसी निशान था, जैसे कि तीसरी आंख या हमेशा खिलने वाला खून का फूल। ठंडी, हिंसक, दीवानी, फिर भी एक दिल दहला देने वाला अकेलापन समेटे हुए। वो हवा में तैर रही थी। उसके राक्षसी आभा मंडल ने सैकड़ों मील तक आसमान को गहरा लाल रंग दिया। उसकी आंखों ने उस अजीब कंक्रीट के जंगल को देखा, गगनचुंबी इमारतें, हाईवे,
कारें, लाइटें, चीजें जो उसके लिए पूरी तरह से पराई थीं। फिर उसने नीचे देखा, खंडहरों को देखा, खून को देखा, एस्टेरोथ को देखा, एंड आखिरकार मुझे देखा, जो खून से लथपथ था, उस गंदगी में मुश्किल से खड़ा था। समय जैसे रुक गया। दो दुनियाओं के स्थान और समय के पार हजारों फीट की दूरी से हमारी आंखें मिली। उसकी आंखों में झटका, आश्चर्य और एक अवर्णनीय इमोशन था जो शब्दों के लिए बहुत जटिल था। मैंने वो भावना 300 साल पहले देखी थी, जब मैं उससे पहली बार मिला था, जब वो 5 साल की थी, जब मैंने उसे उस झोपड़ी से बाहर निकाला था। पहली बार जब उसने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा, तो ये बिल्कुल वही रूप था जैसे निराशा के रसातल में रोशनी की एक किरण देखना। इस प्रलयकारी दबाव के तहत एस्टेरोथ खड़ा भी नहीं हो सका। उसकी टांगें कांप रही थीं, उसकी आंखें डर से भरी थीं। आत्मा की गहराई में पैदा हुआ एक डर, ऐसा कुछ नहीं जिसे वो शक्ति से रोक सके, क्योंकि वे एक ही स्तर पर नहीं थे। वह बोलना चाहता था, भीख मांगना चाहता था, धमकी देना चाहता था, भागना चाहता था, कुछ भी, लेकिन वो अपना मुंह तक नहीं खोल सका। क्लो ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी निगाहें, जब से उसने मुझे देखा था, कभी दूर नहीं हटी। तभी आकाशगंगा से तलवार की रोशनी की एक चमक बिखरी, बस एक हल्की सी चमक, स्याही के सबसे हल्के स्ट्रोक की तरह अंतरिक्ष को चीरती हुई एस्टेरोथ के डोमेन यानी क्षेत्र को पार कर गई। उसकी राक्षसी ढाल, उसकी शारीरिक सुरक्षा, सब कुछ चीर दिया। एस्टेरोथ जम गया। फिर एक टूटे हुए शीशे की तरह वह बिखर गया। राख तक नहीं बची। एक डीटी स्टेज के एम्परर राक्षस को इस रहस्यमय महिला से एक सीधी नजर तक नहीं मिली। एक कुचली हुई चींटी की तरह मिटा दिया गया। जीवित बचे लोगों में से किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं था कि वे नहीं चाहते थे, वे नहीं कर सकते थे। उस सुप्रीम लॉर्ड के दबाव से दबे हुए सांस लेना भी एक विलासिता थी। राइडर जमीन पर पड़ा था, उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चपटा करके पैनकेक बनाया जा रहा हो। उसने खून से धुंधली आंखों से ऊपर देखने के लिए संघर्ष किया। उसने खून से भरी आंखों से ऊपर देखने के लिए संघर्ष किया, आकाश में उस आकृति को देखते हुए। यह किस तरह का राक्षस है? यह अब एम्परर स्तर नहीं है, ये किसी भी रैंक से परे है जिसे वो जानता था। और क्लो आखिरकार हिली। वह आसमान से नीचे उतरी। मुझे उसकी खुशबू आई। अभी भी विंटर प्लम ब्लॉसम्स यानी सर्दियों के बेर के फूलों की वही ठंडी सुगंध। 300 साल, वो बिल्कुल नहीं बदली है। मैं खून से लथपथ मलबे में कमजोरी से लेटा था। उसे एक दयनीय स्थिति में देखते हुए मैंने जबरदस्ती एक मुस्कान बिखेरी। क्लो, वो घुटनों के बल बैठ गई। महान डेमन क्वीन, एक सुप्रीम लॉर्ड, खंडहरों और मलबे में घुटनों के बल बैठ गई। मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने पागलों की तरह मेरे शरीर में ऊर्जा डालना शुरू कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उस पीले अनठंडे चेहरे से उसके आंसू, जिसने 300 साल में कमजोरी का एक भी संकेत नहीं दिखाया था, नीचे लुढ़क गए। एक बूंद, 2 बूंद, फिर अनगिनत, बहुत लंबे समय से दबाई गई चीख की तरह। आखिरकार बांध टूट गया। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कितने समय से ढूंढा है? समय कल्टीवेशन क्षेत्र में वापस जाता है, जब मेरी आत्मा फीकी पड़ गई थी। जिस पल सिस्टम ने मुझे वापस अर्थ पर भेजा, वो विंटरफायर पीक पर एक दिन और एक रात रोती रही, जब तक कि उसके आंसू सूख नहीं गए और उसकी आवाज पूरी तरह से खोखली नहीं हो गई। एल्डर्स की यादों में उसने जो सच्चाई देखी और रेनब्लेड से मिली कमजोर माफी उसके दिल में 2 तलवारों की तरह चुभ गई। 300 साल की नफरत, 300 साल का द्वेष एक पल में ढह गया, जिसकी जगह नफरत से 10,000 गुना अधिक दर्दनाक भावना ने ले ली। उसने उस आदमी को मार डाला जिसने हमेशा उसकी रक्षा की थी। उस आदमी को मार डाला जिसने उसे रसातल से बाहर निकाला और 300 साल तक अंधेरे में उसकी रक्षा की। मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। लेकिन वो चला गया था। वो कोमल आवाज, वो हाथ जो हमेशा उसके बालों को सहलाता था, वो आदमी जिसने उसे बर्फानी तूफान में गले लगाया और कहा, डरो मत, धुएं के गुबार की तरह गायब हो गया। उसने उसके पीछे जाने के बारे में सोचा, डूम ब्लेड को अपनी गर्दन के खिलाफ रखते हुए। एक त्वरित चीरा और सब खत्म। फिर वो उसे ढूंढने जा सकती थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, पुरानी और गहरी, जैसे अनंत काल से आ रही आवाज। वह मरा नहीं है। क्लो का हाथ कांप गया। तलवार उसके हाथ से छूटते छूटते बची। वह बस दूसरे क्षेत्र में गया है। क्या तुम उसे ढूंढना चाहती हो? हाँ, बल्कि धरती के छोर तक, आकाशगंगा के किनारे तक। मैं उसे ढूंढ लूंगी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इसलिए उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने डेमन रेल्म यानी राक्षस लोक को छोड़ दिया, उस साम्राज्य को छोड़ दिया जिसे उसने बनाया था, उसके अनगिनत अनुयायियों और कल्टीवेशन क्षेत्र में उसकी सर्वोच्च शक्ति को, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। वह केवल ईथन को ढूंढना चाहती थी। अपनी सुप्रीम लॉर्ड शक्ति के साथ उसने क्षेत्र की बाधा को पार कर लिया और विशाल आकाशगंगा में कदम रखा। लेकिन आकाशगंगा अनंत है, क्षेत्र रेत के दानों की तरह है, अनगिनत। वो उसे कैसे ढूंढ सकती थी? कोई दिशा नहीं, कोई सुहाग नहीं, केवल उस आवाज द्वारा छोड़ा गया एक अस्पष्ट मार्गदर्शक। कर्म के धागे का अनुसरण करते हुए, कर्म के धागे का, उसके और ईथन के बीच 300 साल के बंधन ने क्षेत्रों के पार एक धुंधला कर्म धागा यानी कार्मिक थ्रेड बना दिया था। एक सुप्रीम लॉर्ड के रूप में वह मुश्किल से इसकी दिशा को महसूस कर सकती थी। इसलिए उसने एक के बाद एक क्षेत्र का पीछा किया। आकाशगंगा में हर एक क्षेत्र की छलांग भयानक स्थानिक अशांति यानी स्पेशल टर्बुलेंस के साथ आती थी। एक ऐसा बल जो एक शक्तिशाली कल्टीवेटर के शरीर और आत्मा को छिन्न भिन्न कर सकता था। यहाँ तक कि उसकी जैसी सुप्रीम लॉर्ड भी इससे अछूती नहीं रही। उसकी पहली छलांग पर उसका दाहिना हाथ टूट गया, शून्य में खून लाल धुंध में बदल गया। उसने अपने दांत भींचे, इसे दोबारा जोड़ा और चलती रही। अपनी दूसरी छलांग पर वह एक बंजर क्षेत्र में जा गिरी। उस दुनिया की इच्छा द्वारा उसे एक आक्रमणकारी माना गया। प्रलयकारी अस्वीकृति का सामना करते हुए स्वर्गीय बिजली की चपेट में आ गई। उसने इसका सामना किया, लेकिन उसकी 1/3 नसें टूट गईं। तीसरे बार,
चौथी बार, पांचवी बार, अनगिनत बार। हर छलांग उसकी जिंदगी के साथ एक जुआ थी। क्योस सी नामक एक क्षेत्र में 3 प्राचीन सुप्रीम लॉर्ड्स ने उस पर घात लगाकर हमला किया। वहां के नियम क्रूर थे। जो सबसे योग्य है वही जीवित रहेगा। वो 7 दिन और 7 रात अकेले 3 सुप्रीम लॉर्ड्स से लड़ी। वो जीत गई, लेकिन अधमरी हो गई। उसके राक्षसी निशान टूट गए। सफेद बाल खून से लाल हो गए। उसकी आलीशान डेमन क्वीन की पोशाक चीथड़ों में बदल गई थी। वह घावों से लथपथ बेहोशी की हालत में क्योस सी के शून्य में तैर रही थी। लेकिन वह नहीं रुकी, क्योंकि वह कर्म धागा अभी भी वहां था। उसे एक दिशा में धुंधला सा मार्गदर्शन दे रहा था। आगे और आगे वह चलती रही। क्षेत्र दर क्षेत्र स्थानिक अशांति में समय विकृत हो गया था। शायद अर्थ पर केवल कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन उसके लिए ये पूरे 1000 साल थे। अकेले उसने एक सहस्राब्दी तक अनंत आकाश गंगा और क्षेत्रों की यात्रा की। उन 10,000 वर्षों में अनकटौती जीवन और मृत्यु की लड़ाइयों के माध्यम से उसकी शक्ति को एक सुप्रीम लॉर्ड के पूर्ण शिखर तक तराशा गया था। उन 1000 वर्षों में उसका चेहरा बिल्कुल नहीं बदल, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी बदल गई। अब नफरत नहीं, अब पागलपन नहीं, बल्कि एक सीमावर्ती पागलपन भरा जुनून। उसे ढूंढना है, चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, उसे ढूंढना ही होगा। 1000वें वर्ष में एक दिन धागा अचानक मजबूत हो गया। इतना मजबूत कि उसकी पूरी आत्मा कांप उठी। उसने अंतिम क्षेत्र की बाधा को चीर दिया और एक नीला ग्रह देखा। एक ऐसा आभा मंडल महसूस किया जो इतना जाना पहचाना था कि उसका रोने का मन कराया। फिर उसने उसे मलबे में खून से लथपथ देखा, मरते हुए, एक डीटी स्टेज के राक्षस का सामना करते हुए। वह किसी भी समय भाग सकता था, लेकिन एक बेवकूफ की तरह वहीं खड़ा रहा, मौत से लड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल पहले की तरह, हमेशा की तरह, खुद को मौत के कगार पर धकेलता हुआ। उस क्षण 1000 साल से रोके हुए उसके आंसू आखिरकार बह निकले। ईथन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं बोल नहीं सका। मेरा शरीर जवाब दे रहा था। एस्टेरोथ के वार ने मेरे अधिकांश अंगों को चकनाचूर कर दिया था। साथ ही मेरे जीवन काल को जलाने का बैकलैश भी था। इस समय मैं एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह था। एस्टेरोथ के वार ने मेरे अधिकांश अंगों को चकनाचूर कर दिया था। साथ ही मेरे जीवन काल को जलाने का बैकलैश भी था। इस समय मैं एक बुझती हुई मोमबत्ती की तरह था। मेरा दिमाग धुंधला हो रहा था। मेरी दृष्टि फीकी पड़ रही थी। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो उसकी लाल आंसुओं से भरी आंखें और उसके माथे पर गहरा लाल राक्षसी निशान था। जब प्रसारण वापस आया तो सब कुछ जो कोई भी जानता था वो ये था कि एम्परर स्तर का राक्षस एक रहस्यमय शक्ति द्वारा तुरंत मारा गया था। ब्यूरो के कुछ जीवित बचे सदस्यों के अलावा रहस्यमय युवा और सफेद बालों वाली महिला चले गए थे। राइडर लड़खड़ाते हुए उठा, आसमान में ठीक हो चुकी दरार को देखते हुए। एक वाक्य निकालने से पहले उसके होंठ काफी देर तक कांपते रहे। वह किस तरह का राक्षस था? मेरी आंखें चेहरे पर टपकते गर्म तरल से खुली। मैंने अपनी आंखें खोली। मध्यम रोशनी, एक लकड़ी की छत, हवा में ताजी घास और पेड़ों की महक आ रही थी जो उस जानी पहचानी ठंडी बेर के फूल की खुशबू से मिली हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया। सब कुछ दर्द कर रहा था। हड्डियां, अंग, नसें, एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें दर्द न हो, लेकिन कम से कम मैं जीवित था। फिर मैंने उसे देखा। क्लो मेरे बगल में लेटी हुई थी। सिर बिस्तर के किनारे पर टिका हुआ था। सफेद बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। उसके पीले चेहरे को घेरे हुए थे। वह सो रही थी। चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोते रोते सो गई हो। उसका हाथ पतला, लगभग पारदर्शी रूप से सफेद, मेरी आस्तीन को कसकर पकड़े हुए था। इतना कसकर जैसे कि उसे डर हो कि अगर उसने छोड़ दिया तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। मैं उसे काफी देर तक देखता रहा, जब तक कि बाहर की रोशनी मध्यम से तेज नहीं हो गई। यह एक छोटा केबिन था। दीवारें लट्ठों से बनी थीं। एक खिड़की, एक बिस्तर, एक साधारण मेज। बाहर एक घना जंगल था। मैं पक्षियों और एक सोते की आवाज सुन सकता थी। शहर से दूर, सब कुछ से दूर। उसने ही इसे प्रकट किया होगा। एक सुप्रीम लॉर्ड के लिए शून्य से केबिन बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने अपने शरीर की जांच करने की कोशिश की। अपने जीवन काल को जलाने से मुझे जो थोड़ी सी कल्टीवेशन मिली थी वो सब एस्टेरोथ से लड़ने में खत्म हो गई थी। अब मैं वापस एक निम्न स्तरीय कल्टीवेटर बन गया था, लेकिन अर्थ की ऊर्जा धीरे धीरे मेरे शरीर में रिस रही थी। मेरी क्षतिग्रस्त नसों और अंगों को पोषण दे रही थी। धीमी लेकिन निश्चित रूप से ठीक हो रही थी। मैंने नीचे क्लो की तरफ देखा। उसकी राक्षसी पोशाक में कई जगह फटन थी। एस्टेरोथ से लड़ने से नहीं, बल्कि कठोर वातावरण से यात्रा करने के कारण होने वाली टूट फूट से। उसके हाथों पर कई ठीक हो चुके निशान थे। एक सुप्रीम लॉर्ड के पास निशान कैसे हो सकते हैं जब तक कि घाव इतने गंभीर न हो कि एक सुप्रीम लॉर्ड की उपचार क्षमता भी उन्हें पूरी तरह से मिटा न सके। मैं नहीं जानता कि वह किस दौर से गुजरी, लेकिन सिर्फ वे निशान ही मुझे कल्पना करने से डराने के लिए काफी थे। ओह, वो जाग गई। शायद उसने मुझे उसे देखते हुए महसूस किया। उसकी पलकें फड़फड़ाईं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मेरी निगाहों से मिली। हम बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो अचानक उठकर बैठ गई, पूरी तरह से घबरा कर। महान ग्रैंड सुप्रीम लॉर्ड डेमन क्वीन इस समय बुरी तरह शर्मा रही थी, इतनी घबराकर कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। तुम जाग गए? हाँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं जाती हूँ। क्लो, उसका शरीर ऐसे अकड़ गया जैसे वो जम गई हो। काफी देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में आंसू टिमटिमा रहे थे। तुम्हें सब कुछ पता है। वह कुछ नहीं बोली। वह बस धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। मेरे बिस्तर के पास दुबक कर अपना चेहरा अपनी बाहों में छुपा लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। मैं बुरी थी, मैं गलत थी। मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें मार डाला। मैं मरने के लायक हूँ।
मैंने हाथ बढ़ाया और अपना हाथ उसके सिर पर रख दिया। वह कांपी, फिर जम गई। ऐसा लगा जैसे ये स्पर्श, उसके सिर पर इस हाथ का एहसास एक पुरानी याद को जगा गया हो। 300 साल पहले जब भी वो किसी बुरे सपने से रोते हुए जागती थी, मैं अपना हाथ उसके सिर पर इसी तरह रख देता था और कहता था, डरो मत, मैं हूं यहाँ। 300 साल बीत चुके हैं, मेरा हाथ अभी भी उसी जगह पर था। वह रो पड़ी, दबी हुई सिसकियों से लेकर बेकाबू होकर रोने तक। 1300 साल की शिकायत, पछतावा, तड़प और डर सब इस पल बाहर आ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बार बार उसके बालों को सहलाता रहा, बिल्कुल पहले की तरह। वह बहुत देर तक रोती रही, जब तक कि बाहर का सूरज धीरे धीरे डूब नहीं गया। जब वो आखिरकार रो चुकी और उसने लाल सूजी हुई आंखों से मुझे देखा, तो मेरी आस्तीन उसके आंसुओं से भीग चुकी थी। हाँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं बता सकता था। कुछ बातें अंत तक नहीं कही जा सकती। क्या वह चीज है जिसे सिस्टम कहते हैं? तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता? मैंने उस एल्डर की यादों में सोल सर्च यानी आत्मा की खोज के दौरान इसे देखा था। वहां तुम्हारे किसी अदृश्य चीज से बात करने के दृश्य थे। हालांकि मैं उसे देख नहीं सकती थी, मैं महसूस कर सकती थी कि तुम आदेश ले रहे थे। हाँ, सिस्टम, वह चीज जिसने मुझे क्लाउडफॉल क्षेत्र में फेंक दिया था। उसने मुझे मिशन दिए, उन्हें पूरा करो और मैं अर्थ पर वापस आ सकता था, अपनी दुनिया में। सारे मिशन, पंथ को धोखा देना, राक्षसों के साथ गठबंधन करना, तलवार चुराना, यहाँ तक कि तुम्हारे हाथों मरना, उसने सब कुछ व्यवस्थित किया था। फिर तुमने मेरे लिए जो किया, मुझे बचाना, मेरी रक्षा करना, मेरे लिए अवसर छोड़ना, वे सिस्टम नहीं थे, वे मैंने खुद किए थे। हर एक बार उसके आंसू फिर से गिरने वाले थे। मैंने जल्दी से बात जोड़ी, रो मत, अगर तुम रोती रही तो मेरे पास कोई सूखा कपड़ा नहीं बचेगा। उसने एक हैंसी छोड़ दी, लेकिन उसे आधे रास्ते में ही रोक लिया, जिससे वो एक अजीब आधा रोने आधा मुस्कुराने वाले भाव में बदल गया। इतना बदसूरत, लेकिन इतना सुंदर भी। हमने उसके बाद बहुत बातें की। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, सिस्टम, क्रॉसओवर, अर्थ, आंट और सारा, सब कुछ। वो बिना टोके चुपचाप सुनती रही। सब कुछ सुनने के बाद वो काफी देर तक शांत रही। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे चौंका दिया। वह आवाज जिसने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए निर्देशित किया था। क्या होगा अगर वो भी इसी ताने बाने का हिस्सा हो? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने 1000 साल तक आकाशगंगा की यात्रा की। मैंने 1000 साल तक आकाशगंगा की यात्रा की। हर बार जब मैंने किसी क्षेत्र की बाधा को चीरा, तो उसने भारी शक्ति को सोख लिया, और हर चीरे ने दो दुनियाओं के बीच की दीवार को पतला कर दिया। अगर कोई चीज मेरा इस्तेमाल करके दो दुनियाओं के बीच का रास्ता खोलना चाहती थी, तो वो आवाज एक आदर्श चारा थी। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी बात में दम था, बहुत ज्यादा दम था। वह रहस्यमय आवाज जो उसका मार्गदर्शन कर रही थी, पुरानी और गहरी, जैसे प्राचीन काल से आई हो। अगर वह दयालुता से रास्ता नहीं दिखा रही थी, बल्कि जानबूझकर उसे निर्देशित कर रही थी, तो लक्ष्य क्या था? क्लो जैसी सुप्रीम लॉर्ड से लगातार क्षेत्रों की बाधाओं को चिरवाना, ताकि किसी सत्ता के अर्थ पर उतरने का रास्ता खुल सके। इस सिद्धांत ने मुझे कंकपा दिया, लेकिन अभी इस पर गहराई से विचार करने का समय नहीं था। प्राथमिकता आंट सारा को ढूंढना था। मैंने क्लो को स्थिति बताई। उसने कुछ जिक्र किया। जब मैं पहली बार अर्थ पर आई थी, तो मैंने अपनी इंद्रियों से हजारों मील की दूरी को स्कैन किया था। यह वेस्ट ब्रिज जिसका तुमने जिक्र किया, सतह राक्षसों से घिरी हुई है, लेकिन भूमिगत इंसानों की मौजूदगी है, अभी भी जीवित है। क्या तुम पक्का कह सकती हो? हाँ, हालांकि कुछ ऊर्जा बाधा द्वारा अवरुद्ध है। मेरी इंद्रियां उसे चीरकर निकल गईं। वहां नीचे कम से कम 1000 लोग हैं। क्या वह? मैं तुम्हारी आंट को नहीं जानती, मैं बता नहीं सकी, लेकिन चूंकि लोग जीवित हैं, तो उम्मीद है। उम्मीद। उस पल उस शब्द ने किसी भी जादुई दवा से बेहतर काम किया। अगले कुछ महीनों तक मैंने इस केबिन में इलाज किया और कल्टीवेशन किया। क्लो की शक्ति को अर्थ की इच्छा द्वारा वॉइड स्टेज तक दबा दिया गया था। उसने अपनी इंद्रियों से 100 मील के दायरे को सुरक्षित कर लिया था। कोई भी जीव प्रवेश नहीं कर सकता था। ये निर्णायक डेमन क्वीन, जिसने सभी राक्षसों पर शासन किया था, अब अपने नश्वर पति की देखभाल करने वाली एक छोटी पत्नी की तरह काम कर रही थी। क्योंकि मैं अब व्यावहारिक रूप से नश्वर था, वो मेरे लिए रोज अलग अलग खाना बनाती थी। हालांकि वो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानती थी। उसका खाना मूल रूप से जहरीला कचरा था, लेकिन वो मुझे ये कहने नहीं देती थी कि इसका स्वाद खराब है। वो मेरी पट्टियां बदलती थी, हालांकि वो अपनी ताकत को ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाती थी। गलती से उन्हें इतना कसकर बांध देती थी कि मैं दर्द से करहा उठता था। जब मैं कल्टीवेशन करता था, तो वो मेरी रक्षा करती थी, हालांकि वो बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। वह रक्षा करने पर अड़ी रहती थी, बस पूरे दिन मेरे बगल में बैठी रहती थी। कभी कभी मैं उसे चोरी छिपे देखता था। जब उसे लगता कि मैं नहीं देख रहा हूँ, तो वो मेरे बालों को छूने के लिए हाथ बढ़ाती, फिर एक कड़े मैंने कुछ नहीं किया वाले भाव के साथ हाथ पीछे खींच लेती। ये 1300 साल पुरानी डेमन क्वीन वास्तव में बहुत प्यारी थी। दिन बीतते गए। अर्थ की ऊर्जा का घनत्व मेरी उम्मीदों से कहीं अधिक था। मेरा शरीर ऊर्जा को सोखता रहा। मेरी कल्टीवेशन लगातार बढ़ती गई। तीसरे महीने तक मैं पीक गोल्डन कोर तक पहुंच गया, जो अर्थ के कमांडर रैंक के बराबर है। रिकवरी की गति अविश्वसनीय थी। आखिरकार सुप्रीम लॉर्ड का पात्र वहां था।
मुझे बस इसे ऊर्जा से भरना था। मेरा शरीर काफी हद तक ठीक हो चुका था। अब जाने का समय था। वेस्ट ब्रिज बे सिटी से लगभग 500 मील दूर था। ये कभी लाखों लोगों के साथ एक हलचल भरा तटीय शहर हुआ करता था। अब ये एक मृत शहर था। क्लो और मैंने आसमान से नीचे देखा। पूरा शहर राक्षसों के घोंसलों से ढका हुआ था। गगनचुंबी इमारतों की दीवारों पर काले फंगस जैसी चीजें रेंग रही थीं। सड़कों पर लावारिस कारों और अज्ञात अवशेषों के ढेर लगे थे। हवा में राक्षसी ऊर्जा के साथ सड़न की दुर्गंध घुली हुई थी। कभी कभी खंडहरों में राक्षस घूमते दिखाई देते थे, कमांडर और किंग स्तर के एक समान। लेकिन क्लो के लिए वे कचरा थे। रास्ते में हमें जो भी राक्षस मिले, चाहे वो कमांडर स्तर के म्यूटेंट भालू हो या किंग स्तर के रसातल के क्रूर राक्षस यानी एबिसल फील्ड्स, उन सबको उसने एक झटके से मौत के घाट उतार दिया। जब हम वेस्ट ब्रिज के डाउनटाउन पहुंचे तो आखिरकार उसे और स्पष्ट एहसास हुआ। आधा मील भूमिगत एक ऊर्जा से सुरक्षित जगह है। हमने जमीन को तोड़ा और सीधे नीचे की ओर ड्रिल किया। आधा मील नीचे एक विशाल कृत्रिम जगह थी, एक विशाल परिवर्तित भूमिगत प्रयोगशाला, मध्यम रोशनी वाली लेकिन अस्थायी आश्रयों और रहने वाले क्षेत्रों और लोगों से भरी हुई, हजारों की संख्या में। उन्होंने छत के छेद से गिरते हुए क्लो और मुझे आतंक से देखा। विशेष रूप से क्लो को उसके गहरे राक्षसी चोगे, बर्फ जैसे सफेद बालों और माथे पर गहरे लाल निशान के साथ। इन सामान्य लोगों के लिए वह एक प्राचीन राक्षस जैसी लग रही थी। अवेकंड हमलावर, पहरे पर रहो। अपने 300 के दशक का एक आदमी आगे की ओर दौड़ा, जिसने एक ऐसी यूनिफॉर्म पहन रखी थी जो इतनी गंदी थी कि उसका मूल रंग गायब हो चुका था। थका हुआ लेकिन तीखी आंखों वाला दिख रहा था। उसके हाथों पर हल्की ऊर्जा चमक रही थी। कमांडर रैंक अवेकंड। मार्कस, एक पूर्व पुलिसकर्मी जिसने आक्रमण के बाद एक ऊर्जा सुरक्षा प्रतिभा यानी एनर्जी शील्डिंग टैलेंट को जागृत किया था। यह उसकी प्रतिभा ही थी जिसने इस भूमिगत शहर को सतह से सुरक्षित रखा था, हजारों जीवित बचे लोगों को राक्षसों से छुपाकर। लेकिन इसकी कीमत भारी ऊर्जा की खपत थी। इस समय वह बेहद कमजोर और पीला दिख रहा था, साफ तौर पर पूरी तरह से खाली हो चुका था। हम दुश्मन नहीं हैं। तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं ईथन हूँ। मैं अपनी आंट को ढूंढ रहा हूँ। सारा वेंस, वह यहाँ हो सकती हैं। मार्कस जम गया। सारा, तुम्हारा मतलब उस महिला से है जो हमेशा अपने लापता भतीजे के बारे में पूछती रहती है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। वह यहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। रुको, तुमने मेरी ऊर्जा ढाल को बिल्कुल दरकिनार कैसे किया? मार्कस ने क्लो को ध्यान से घूरा। हालांकि उसने अपनी शक्ति को नेसेंट सोल स्टेज तक दबा रखा था, जो एक किंग स्तरीय अवेकेंड के बराबर है। मार्कस को फिर भी एक अवर्णनीय दबाव महसूस हुआ। उसके अंतर्मन ने उसे बताया कि यह महिला साधारण नहीं थी, किंग स्तर से बहुत परे, क्योंकि वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। मैंने एक संक्षिप्त जवाब दिया। मार्कस कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। आखिरकार उसने पूछना बंद कर दिया। वह हमें भूमिगत सुरंगों के रास्ते ले गया, मोड़ दर मोड़ लेते हुए। हम यहाँ कोने में एक छोटे से कमरे में पहुंचे। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। कमरा बहुत छोटा था, बस एक खाट और एक कुर्सी। बिस्तर पर एक महिला बैठी थी। वह पतली थी, बहुत ज्यादा पतली। मैंने दरवाजा खोला। कमरा बहुत छोटा था, बस एक साधारण खाट और एक कुर्सी। बिस्तर पर एक महिला बैठी थी। वह पतली थी, बहुत ज्यादा पतली। लेकिन मैंने उन आंखों को पहचान लिया जिन्होंने बड़े होते हुए मुझे हर सुबह जगाया था, जिन्होंने मुझे हर रात चादर उड़ाई थी, जिन्होंने हर पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान मुझे देखा था। वह हमेशा वही आंखें थीं। हे आंट सारा। जिस पल उसने ऊपर देखा और मुझे देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ईथन, ये मैं हूँ, आंट सारा। मैं वापस आ गया हूँ। वह कुछ सेकंड के लिए जम गई, फिर बिस्तर से झपटी, खुद को मेरी बाहों में झोंक दिया, बिलक बिलक कर रोने लगी। ईथन, तुम जीवित हो? तुम कहाँ थे? मैंने 3 साल तक तुम्हें ढूंढा। मैंने सोचा तुम चले गए। वह रोई और उसने मेरी छाती पर वार किया, जोर से नहीं, लेकिन हर एक वार मेरे दिल पर लगा। आई एम सॉरी आंट सारा, आई एम सो सॉरी। मेरे पीछे क्लो चुपचाप खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें भी लाल हो गईं। बाद में जब आंट सारा शांत हुई तो मैंने क्लो का उनसे परिचय कराया। आंट सारा, ये क्लो है। ये मेरी कल्टीवेशन पार्टनर यानी साधना साथी है। ओ रुको, गर्लफ्रेंड। क्लो की आंखें चौड़ी हो गईं। गर्लफ्रेंड क्या होती है? लेकिन वो जानती थी कि कल्टीवेशन पार्टनर का क्या मतलब होता है। रुको, वो इस बुरे सीनियर ब्रदर से इस बात पर कब सहमत हुई, लेकिन मेरी आंट के सामने वो बहस नहीं कर सकी। आंट सारा ने क्लो का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नम आंखों से मुस्कुराई। कितनी सुंदर है। ईथन एक भाग्यशाली लड़का है। क्लो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। महान डेमन क्वीन एक नश्वर चींटी की तारीफ पर बुरी तरह शर्मा रही थी। मदर। आंट सारा जम गई, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ठीक है, अच्छी बच्ची। ये देखकर मेरा दिल गर्म हो गया। ये शायद 300 साल में सबसे गर्म पल था। आंट सारा सुरक्षित थी, लेकिन वेस्ट ब्रिज के हजारों जीवित बचे लोग हमेशा के लिए भूमिगत नहीं रह सकते थे। मार्कस की ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी थी। ढाल किसी भी क्षण विफल हो सकती थी। एक बार ऐसा होने पर सतह के राक्षस अंदर घुस आते। हमें वेस्ट ब्रिज में राक्षसों को साफ करना था। क्लो और मैं इसे संभालेंगे। क्लो ने अपनी शक्ति को नेसेंट सोल स्टेज तक दबाकर रखा। इससे अधिक कुछ भी अवांछित ध्यान आकर्षित करता। इसके बावजूद वेस्ट ब्रिज के राक्षस उसके लिए कचरे के अलावा कुछ नहीं थे। हमने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। सतह पर मौजूद सभी राक्षसों का सफाया करने में 3 दिन लग गए। सैकड़ों की संख्या में, बड़े और छोटे, यहाँ तक कि डाउनटाउन में घोंसला बनाने वाले किंग स्तरीय राक्षस को भी हमारी संयुक्त सेना ने मार गिराया। मार्कस दूर से देख रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ये दोनों किस तरह के राक्षस हैं? सफाई के बाद मैंने हार्पर से संपर्क किया।
वेस्ट ब्रिज सुरक्षित है। यहाँ हजारों जीवित बचे लोग हैं जिन्हें निकालना है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब वेस्ट ब्रिज से क्या है? वो एस क्लास प्रतिबंधित क्षेत्र। हाँ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वहाँ कम से कम 3 किंग स्तरीय राक्षस हैं। यहाँ तक कि मुख्यालय भी किसी को भेजने की हिम्मत नहीं करता। यह निपट चुका है। आओ और उन्हें ले जाओ। एक लंबा सन्नाटा, फिर एक आह। ठीक है, मैं कुछ ट्रक भेजूंगी। जब हार्पर उन्हें लेने आई तो वो 20 सैन्य ट्रक लेकर आई थी। उसने क्लो को देखा और कुछ देर तक घूरती रही। फिर उसका लुक सूक्ष्म हो गया। सफेद बालों और राक्षसी निशानों वाली ये महिला, वह दम घोटने वाला दबाव, बे सिटी के ऊपर रहस्यमय महिला के राइडर के विवरण से बिल्कुल मेल खाता हुआ, बिल्कुल सटीक मेल। हार्पर ने उसका खुलासा नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उसने मुझे देखा वह उत्सुक से जांच पड़ताल वाले में बदल गया। ये पुरुष और महिला आखिर कौन थे? मैंने उससे हमारे अस्तित्व को गुप्त रखने के लिए कहा। वह सहमत हो गई। हजारों जीवित बचे लोगों को सुरक्षित रूप से बे सिटी में स्थानांतरित कर दिया गया। मैंने बे सिटी में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और आंट सारा को वहां बसा दिया। नई जगह पर अपने पहले दिन आंट सारा ने क्लो और मुझे बिठाया और हमें बहुत सारी चीजों के बारे में डांटा। सुरक्षित रहो, हर समय लड़ना बंद करो, अच्छे से खाओ और देर तक मत जागो। फिर उसने मेरी तरफ देखा, फिर क्लो की तरफ। ईथन, ये लड़की तुम्हारे लिए वास्तव में बहुत अच्छी है। उसे निराश मत करना। जल्दी करो और काम की बात पर आओ। क्या काम की बात? और क्या, शादी करो। मेरा लगभग थूक निकल गया। क्लो की प्रतिक्रिया और भी अजीब थी। वह सीधे खड़ी हो गई। उसकी गर्दन तक लाली छा गई। वह काफी देर तक हकलाती रही, एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सकी। 1300 साल पुरानी डेमन क्वीन एक नश्वर चींटी द्वारा बड़बड़ाने के लिए मजबूर कर दी गई। मैंने अपनी हैंसी रोकी, एक आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद क्लो और मैं बे सिटी में बस गए। उसने फोन का इस्तेमाल करना सीखा, हालांकि वो टेक्सटिंग ऐप और कैमरे के बीच भ्रमित होती रही। उसने वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करना सीखा, पहली बार में ही डिटर्जेंट की पूरी बोतल डाल दी। झाग ऊपर आ गया और आधी बालकनी में पानी भर गया। उसने टीवी देखना भी सीखा। उसका पसंदीदा एनिमल प्लैनेट था, क्योंकि वे छोटे राक्षस बहुत मूर्ख होते हैं। कभी कभी वो रात में चुपके से मेरे पास आती थी। जब उसे लगता कि मैं सो रहा हूँ तो वो धीरे से मेरे गाल पर किस करती, फिर जल्दी से पीछे हट जाती, ये नाटक करते हुए कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मैं पूरे समय जाग रहा था। 1300 साल की तड़प। वो अभी भी बहुत सावधान थी, जैसे उसे किसी कीमती चीज को डराकर दूर भगाने का डर हो। शांति के दिन लंबे समय तक नहीं चले। आध्यात्मिक जागृति तेज हो गई। अर्थ की ऊर्जा नसें पलटे हुए स्विचों की तरह थीं। पागलों की तरह ऊर्जा उगल रही थी। हर जगह विसंगतियां उत्पन्न हुई। रंगीन बादलों ने सूरज को ढक लिया। आत्मिक झरने फूट पड़े और ले लाइन्स यानी ऊर्जा रेखाएं टूट गईं। केवल प्राचीन काल में देखे जाने वाले दृश्य एक के बाद एक सामने आए। सहस्राब्दियों से छिपे प्राचीन कल्टीवेटर्स उभरे। शीर्ष शिखर, वॉर्मरेस्ट और माउंट सॉलिट्यूड, इन पौराणिक कल्टीवेशन पवित्र भूमियों ने अचानक छिपे हुए आकाओं का एक समूह तैयार कर दिया। अधिकांश धार्मिक थे, जो नेसेंट सोल से लेकर इंटीग्रेशन स्टेज तक फैले थे। लेकिन अर्थ की ले लाइन्स में गहरे दबे प्राचीन राक्षसों का एक समूह भी था। वे भी जाग गए। वे प्राचीन काल में धार्मिक मार्ग द्वारा सील कर दिए गए थे। अब ऊर्जा के उछाल के कारण सील ढीली हो गई थी। दिन का उजाला देखते ही उन्होंने जो पहला काम किया वह था ऊर्जा नसों पर कब्जा करना और नश्वर लोगों को गुलाम बनाना। इन सच्चे कल्टीवेटर्स का सामना करने वाला आधिकारिक ब्यूरो कागज की तरह नाजुक था। खुद को क्रिम्सन एंसेस्टर यानी क्रिम्सन एंसेस्टर कहने वाले एक वॉइड स्टेज के राक्षस ने पहला कदम उठाया। उसने बे सिटी के पास एक ऊर्जा नस पर कब्जा कर लिया और स्टेशन ब्यूरो दस्ते का कत्लेआम कर दिया। हार्पर ने बैकअप का नेतृत्व किया और वो गंभीर रूप से घायल हो गई। मार्कस ने उसकी वापसी को कवर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और इस प्रक्रिया में अपना एक हाथ खो दिया। जब ये खबर आई तो क्लो और मैं रात का खाना खा रहे थे। आंट सारा के ब्रेस्ड रिब्स। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। चलो चले। क्लो ने भी अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। आंट सारा पीछे से चिल्लाई, तुमने अभी खत्म नहीं किया है। सॉरी आंट सारा, जब हम वापस आएंगे तो हम रिब्स खा लेंगे। जब हम ऊर्जा नस यानी एनर्जी वैन के पास पहुंचे तो क्रिम्सन एंसेस्टर उसके ऊपर बैठा ऊर्जा सोख रहा था। उसके चारों ओर ब्यूरो के 1 दर्जन से अधिक शव पड़े थे। युवा चेहरे, विकृत भाव। वे निश्चित रूप से तड़प तड़प कर मरे होंगे। क्रिम्सन एंसेस्टर ने हमें महसूस किया और अपनी आंखें खोली। उसने मेरी पीक गोल्डन कोर ऊर्जा को देखा, फिर क्लो पर नजर डाली जिससे राक्षसी ऊर्जा रिस रही थी। उसने एक मनोरंजक मुस्कान दी। छोटी बच्ची भी राक्षसी मार्ग पर चलती है। वह खड़ा हो गया। उसका खून जैसा लाल चोगा रात की हवा में फड़फड़ा रहा था, जिससे उसका अत्यधिक वॉइड स्टेज का दबाव निकल रहा था। घुटने टेको और मेरे सामने आत्मसमर्पण करो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। क्लो पूरी तरह से भावहीन थी। उसने उसकी तरफ देखा, बस एक नजर, फिर एक शब्द कहा, मरो। उसने एक उंगली भी नहीं उठाई, कोई भी दृश्य कला या मंत्र तक नहीं चलाया। उसने बस एक सच्ची सुप्रीम लॉर्ड डेमन क्वीन के दबाव का एक अंश छोड़ दिया। क्रिम्सन एंसेस्टर की मुस्कान जम गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसने सोचा कि वो अपने घुटनों के बल गिर गया। उस दबाव के तहत उसका दाओ हार्ट का हिस्सा तुरंत चकनाचूर हो गया। एक सुप्रीम लॉर्ड के सामने वॉइड स्टेज वाले को ऊपर देखने का अधिकार भी नहीं था। तुम वास्तव में क्या हो? वह एक वाक्य भी पूरा नहीं कर सका। क्लो ने एक उंगली से इशारा किया। क्रिम्सन एंसेस्टर का शरीर उसकी आत्मा के साथ धूल में बदल गया और हवा में बिखर गया, साफ और पूरी तरह से। कोई कसर नहीं बची। मैंने किनारे से देखा। वास्तव में डेमन क्वीन मेरी जूनियर सिस्टर। लेकिन क्लो ने अपना मुंह बना लिया, जो उस उपाधि से नाखुश लग रही थी। ओह सही, सचमुच मेरी पत्नी। उसने मुझे जोर से चिकोटी काटी, फिर गर्व से अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया।
इस लड़ाई के बाद क्लो और मैंने क्रिम्सन एंसेस्टर के बचे खुचे लोगों का सफाया कर दिया। जो प्राचीन राक्षस उसके साथ जागे थे वे या तो मारे गए या घुटनों के बल आत्मसमर्पण कर दिया, और लगातार राक्षसों का शिकार करने और नसों से ऊर्जा सोखने के माध्यम से मेरी कल्टीवेशन पीक नेसेंट सोल यानी पीक नेसेंट सोल तक ठीक हो गई। हार्पर और मार्कस इस पूरी सफाई के गवाह बने। मार्कस के कटे हुए हाथ को क्लो ने लापरवाही से दोबारा जोड़ दिया। उसने क्लाउडफॉल में आम हड्डी जोड़ने वाली तकनीक यानी बोन सेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिससे मार्कस स्तब्ध रह गया। हार्पर आखिरकार खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, तुम दोनों वास्तव में कौन हो? मैंने क्लो की तरफ देखा। उसने वापस देखा, मूक सहमति देते हुए। इसलिए मैंने हार्पर और मार्कस को एक मोटा मोटा अंदाजा दिया, जिसमें से बहुत सारे विवरण छोड़ दिए। बस इतना कहा कि मैं एक दूसरी कल्टीवेशन दुनिया से आया हूँ, जिसकी शक्ति अर्थ की रैंकिंग प्रणाली से बहुत परे है। क्लो के लिए भी यही बात थी। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अंत में हार्पर ने हमारी रिपोर्ट नहीं की। इसके बजाय हमने एक निजी सौदा किया। वह आधिकारिक तौर पर हमारे लिए कवर करेगी। मैं गुप्त रूप से उन खतरों को संभालूंगा जिन्हें ब्यूरो नहीं संभाल सकता था। मार्कस अर्थ पर मेरे कुछ भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बन गया। वह मजबूत नहीं था, लेकिन वो ईमानदार और विश्वसनीय था। मैंने गुप्त रूप से उसकी कल्टीवेशन का मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए छिपी नहीं रह सकती। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी आया, सफेद बाल और दाढ़ी, एक ऋषि जैसा दिख रहा था। उसकी ऊर्जा और शारीरिक उपस्थिति अर्थ के सबसे मजबूत कल्टीवेटर्स में से एक, अपेक्स सेज यानी एपेक्स सेज। वह विनम्र लेकिन स्पष्टवादी था। मैं यहाँ निरीक्षण करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ चेतावनी देने आया हूँ। उसने गहरी चिंता के साथ क्लो की तरफ देखा। बाहरी, तुम्हारी उपस्थिति इस क्षेत्र की इच्छा के उत्परिवर्तन यानी मुटेशन को तेज कर रही है। ये अच्छी बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि अर्थ की इच्छा विफल हो रही है। यदि इच्छा के ढहने पर तुम नहीं गए तो सारा जीवन नष्ट हो जाएगा। क्लो ने उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखा, कुछ नहीं कहा। मैं उनके बीच में आ गया। सीनियर, हमें कुछ समय दें, मैं इसका कारण पता लगाऊंगा। अपेक्स सेज ने आह भरी। मैं 3000 साल तक जीवित रहा हूँ। मैंने कभी भी क्षेत्र की इच्छा को इतना नाजुक नहीं देखा। यदि तुम जल्द ही सच्चाई का पता नहीं लगाते तो इस दुनिया का हर कोई इसके साथ नीचे चला जाएगा। वह मुड़ा और चला गया। क्लो और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। एक बड़ा तूफान आ रहा था। 3 दिनों से भी कम समय के बाद ऐसा हुआ। एवर व्हाइट ले लाइन्स में गहराई में एक भयानक राक्षसी आभामंडल आसमान में चला गया, जिससे 100 मील तक की बर्फ पिघल गई। अर्थ की इच्छा से पैदा हुआ प्राचीन रक्षक जानवर 9 पूंछों वाली लोमड़ी यानी 9 टेल्ड फॉक्स जाग गई। इंसानी रूप में वो एक शानदार महिला थी। उसके पीछे पंखे की तरह 9 चांदी की पूंछें फैली हुई थीं। पीक इंटीग्रेशन स्टेज यानी पीक इंटीग्रेशन स्टेज, जो एक सुप्रीम लॉर्ड के बाद दूसरे स्थान पर थी। क्लो के आभामंडल को महसूस करते हुए वो तुरंत प्रकट हुई, उकसाने के लिए नहीं बल्कि सवाल करने के लिए। बाहरी, तुम्हारी उपस्थिति इस क्षेत्र की नींव को खा रही है। अर्थ के रक्षक जानवर के रूप में मैं बस बैठकर नहीं देखूंगी। एक लड़ाई अपरिहार्य थी। वो लोमड़ी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी। उसके भ्रम यानी इल्यूजन्स अप्रत्याशित थे। भले ही क्लो की शक्ति को अर्थ की इच्छा द्वारा वॉइड स्टेज तक दबा दिया गया था, फिर भी उसकी सुप्रीम लॉर्ड की नींव सामान्य से बहुत परे थी। उनके टकराव ने 100 मील तक के आसमान को चीर दिया। मैंने उसका समर्थन किया, विशेष रूप से लोमड़ी के भ्रमों का मुकाबला करने में। मेरी सुप्रीम लॉर्ड आत्मा की धारणा ने मुझे असली और नकली में स्पष्ट रूप से अंतर करने दिया। लड़ाई के दौरान मैंने देखा कि लोमड़ी के मन में कोई हत्या का इरादा नहीं था। उसने अपने हमलों को रोक रखा था, जो कि हमारी परीक्षा लेने और चेतावनी देने जैसा अधिक था। मैंने क्लो को रुकने के लिए कहा। रुको, वह तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रही है। क्लो ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन पीछे हट गई। 9 पूंछों वाली लोमड़ी हाँफ रही थी। उसकी चांदी की पूंछें थोड़ी झुकी हुई थीं। वास्तव में मैं बस ये देखना चाहती थी कि ये बाहरी किस चीज से बना है। फिर और मुसीबत आ गई। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में प्राचीन ग्लूटन यानी ग्लटन जाग गया। इंटीग्रेशन स्टेज, जो सब कुछ निगल जाने की वृत्ति से प्रेरित था, उसने रास्ते में कई छोटे शहरों की ऊर्जा नसों को निगल लिया। वह सीधे क्लो के आभामंडल की ओर बढ़ रहा था। क्लो और मैंने इसे रोकने के लिए टीम बनाई। ये लड़ाई लोमड़ी वाली लड़ाई से कहीं अधिक क्रूर थी। ग्लूटन एक शुद्ध युद्धक जानवर था, बिना तर्क वाला। अंत में मैंने इसके साथ संवाद करने के लिए अपनी सुप्रीम लॉर्ड अंतर्दृष्टि का उपयोग किया और इसे शांत करने में कामयाब रहा। 2 प्राचीन जानवर, दोनों अर्थ की इच्छा से पैदा हुए रक्षक। वे क्लो पर हमला करने के लिए नहीं जागे थे। उन्होंने महसूस किया कि अर्थ की इच्छा वे क्लो पर हमला करने के लिए नहीं जागे थे। उन्होंने महसूस किया कि अर्थ की इच्छा को किसी बाहरी शक्ति द्वारा दूषित किया जा रहा था, और उन्होंने सहज रूप से क्लो को एक खतरे के रूप में देखा। लोमड़ी ने मुझे एक मुख्य बात बताई। अर्थ की इच्छा स्वाभाविक रूप से विफल नहीं हो रही थी, इसे सोखा जा रहा था। हर बार जब कोई स्थानिक दरार यानी स्पेशल रिफ्ट दिखाई देती थी, तो वह अर्थ के मुख्य सार यानी कोर एसेंस का एक टुकड़ा ले जाती थी। और जिस समय ये दरारें पहली बार दिखाई दी, उसने मेरी तरफ देखा। ठीक 3 साल पहले, जिस पल मैंने क्रॉसओवर किया था। क्लो और मैंने आंखें मिलाई। हम दोनों गंभीर दिख रहे थे। क्रॉसओवर, सिस्टम, मिशन, क्लो की 10,000 साल की खोज, ये सभी प्रतीत होने वाली संयोगिक घटनाएं आपस में जुड़ी हुई थीं, जो एक भयानक तस्वीर बना रही थीं। सिस्टम कभी भी सिर्फ एक सहायक उपकरण नहीं था। इसने मेरा इस्तेमाल किया और इसने क्लो का इस्तेमाल किया। हर बार जब उसने किसी क्षेत्र की बाधा को चीरा, तो वो किसी सत्ता के अर्थ पर उतरने का रास्ता खोल रही थी। मैंने क्लो को अपना सिद्धांत बताया। वो काफी देर तक शांत रही।
वह आवाज जिसने मुझे तुम तक पहुंचाया, क्या होगा अगर वो भी सिस्टम का हिस्सा हो? उत्तर स्पष्ट था। मैंने इसे प्रशांत महासागर की गहराई में एक आध्यात्मिक आंख में पाया, जो एक जानबूझकर छुपाया गया स्थानिक लंगर यानी स्पेशल एंकर था। इस पर जो आभा मंडल था वह बिल्कुल वही निशान था जो सिस्टम ने मुझ में छोड़ा था। ये गायब नहीं हुआ था, ये अर्थ की इच्छा के मूल में स्थानांतरित हो गया था। अर्थ की जीवन रेखा में एक कील की तरह जो लगातार इसके सार को सोख रहा था। सच्चाई सामने आ चुकी थी। सिस्टम की असली पहचान क्लाउडफॉल क्षेत्र की इच्छा यानी विल ऑफ द क्लाउडफॉल रियल्म थी। अरबों वर्षों में इसकी शक्ति फीकी पड़ रही थी। जीवित रहने के लिए इसे अन्य क्षेत्रों की इच्छाओं को निगलने की आवश्यकता थी। अर्थ इसका लक्ष्य बन गया। मैं इसका चुना हुआ मोहरा था। इसने मुझे सिस्टम दिया और मुझे मिशनों से प्रेरित किया, जिससे मुझे क्लाउडफॉल क्षेत्र में कर्म बनाने के लिए मजबूर किया गया। फिर मुझे एक लंगर के रूप में मौत के माध्यम से अर्थ पर वापस भेज दिया गया। क्लो की 1000 साल की खोज मुख्य कुंजी थी। हर बार जब उसने किसी क्षेत्र की बाधा को चीरा तो उसने क्लाउडफॉल की इच्छा के लिए एक व्यापक रास्ता खोल दिया। वह रहस्यमय आवाज पूरे समय क्लाउडफॉल की ही करतूत थी। जिस पल मैंने लंगर खींचा, आसमान बदल गया। प्रशांत महासागर के ऊपर एक सुनहरा छेद आसमान में चीर दिया गया, जो क्लो द्वारा चीरे गए रास्ते से 10,000 गुना बड़ा था। उस छेद से एक अत्यधिक निराशाजनक दबाव उमड़ पड़ा। किसी जीवित प्राणी की शक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया की इच्छा जो प्रकट और अवतरित हो रही थी। क्लाउडफॉल का असली रूप आ गया था। इसका कोई निश्चित आकार नहीं था, बस एक सुनहरी अराजकता यानी गोल्डन कैओस जो प्रकाश को निगल रही थी, आधे आसमान को ढक रही थी। अर्थ पर हर जीवित चीज ने उस दम घोटने वाले दबाव को महसूस किया। नश्वर लोग बेहोश हो गए। निम्न स्तरीय कल्टीवेटर्स ने खून थूका। अर्थ की इच्छा अपने अंत पर है। इस क्षेत्र को निगलना ही मेरा एकमात्र विकल्प है। क्लो की शक्ति का दमन तुरंत गायब हो गया। अर्थ की इच्छा इतनी कमजोर थी कि किसी भी जंजीर को थाम नहीं सकती थी। उसकी पूरी सुप्रीम लॉर्ड शक्ति वापस आ गई। उसके राक्षसी निशान एक भयानक खून जैसे लाल रंग की रोशनी के साथ चमक उठे। उसने डूमब्लेड यानी डूमब्लेड को पकड़ा और मेरे बगल में खड़ी हो गई। ईथन, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्थ के इतिहास की सबसे क्रूर लड़ाई। 9 पूंछों वाली लोमड़ी और ग्लूटन बाहर की ओर लपके। रक्षक जानवरों ने अपनी अंतिम शक्ति को छोड़ दिया, क्योंकि अर्थ की इच्छा विनाश के करीब थी। अपेक्स सेज ने एक सुरक्षात्मक व्यू यानी डिफेंसिव अरे बनाने के लिए सभी प्राचीन धार्मिक कल्टीवेटर्स का नेतृत्व किया। मार्कस और हार्पर ने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ब्यूरो का नेतृत्व किया, क्लाउडफॉल की इच्छा से पैदा हुए संकट के जानवरों यानी ट्रिब्यूलेशन बीस्ट्स को रोकते हुए। लेकिन असली मुख्य युद्ध क्षेत्र केवल 2 लोगों का था। क्लो और मैं एक साथ खड़े थे। 300 साल साथ में, 300 साल दुश्मनों के रूप में, 1000 साल अलग। अब आखिरकार एक ही तरफ। क्लाउडफॉल की इच्छा ने हमारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश की। इसने क्लो को मेरे पिछले विश्वासघातों के पूरे दृश्य दिखाए। धार्मिक मार्ग में शामिल होना, राक्षसों के साथ गठबंधन करना, जानबूझकर उसे दूर ले जाना। देखो, उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। क्लो ने एक ही प्रहार से उन भ्रमों को चकनाचूर कर दिया। मेरा प्यार और नफरत तुम्हारा काम नहीं है। फिर मुझे क्लो के 1000 साल के नरसंहार के खूनी दृश्य दिखाए, जिन पंथों को उसने मिटा दिया था, जिन कल्टीवेटर्स को उसने मार डाला था, जिस आकाश गंगा को उसने लाल रंग में रंग दिया था। देखो, वह जूनियर सिस्टर नहीं रही जिसे तुम जानते थे। मैं मुस्कुराया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो क्या है। मुझे तुम्हारी याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं भले ही एक धार्मिक सुप्रीम लॉर्ड हूँ, लेकिन मेरी पत्नी एक डेमन क्वीन है। मैं कितना अच्छा हो सकता हूँ। क्लाउडफॉल के हमले अत्यधिक भारी थे। वह सुनहरी अराजकता एक उग्र समुद्र की तरह थी, जो एक के बाद एक लहरें मार रही थी। प्रत्येक लहर में एक क्षेत्र को नष्ट करने के लिए पर्याप्त भयानक शक्ति थी। मैंने टिके रहने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। मेरा सुप्रीम लॉर्ड आत्मा का ढांचा अर्थ की ऊर्जा के साथ हिंसक रूप से गूंज उठा। वे निष्क्रिय अंतर्दृष्टियां, इरादे और कलाएं इस जीवन या मृत्यु के क्षण में अपनी सीमा तक धकेल दी गईं। मेरी कल्टीवेशन आसमान छूने लगी। वॉइड, इंटीग्रेशन, महायान, ट्रिब्यूलेशन, जब तक कि वो लंबे समय से खोई हुई दहलीज मेरे सामने नहीं आ गई। सुप्रीम लॉर्ड क्लो ने मेरे बदलाव को महसूस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने मेरी रक्षा के लिए अपनी डेमन क्वीन की शक्ति का उपयोग किया। क्लाउडफॉल की इच्छा का अकेले सामना करते हुए, एक के बाद एक बमबारी का दौर झेलते हुए, उसके राक्षसी निशान टूट गए। खून ने उसके सफेद बालों को लाल कर दिया। उसका गहरा चोगा चिथड़ों में बदल गया, लेकिन उसने एक भी कदम पीछे नहीं हटाया। ईथन, जल्दी करो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के साथ गूंज उठी। मेरे पिछले जीवन की शक्ति और यादें वापस आ गईं। सुप्रीम लॉर्ड वाला मैं वापस आ गया था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे हाथ में एक चांदी जैसी सफेद लंबी तलवार बन गई, जो स्वर्गीय कानूनों यानी हेवनली लॉस के पैटर्न के साथ बह रही थी। ये रेनब्लेड नहीं थी, ये मेरी खुद की हस्ताक्षर दिव्य तलवार यानी सिग्नेचर डिवाइन स्वॉर्ड थी, जो मेरी अंतर्दृष्टि से गढ़ी गई थी। सुप्रीम लॉर्ड और डेमन क्वीन ने एक साथ प्रहार किया। एक सफेद, एक काला। 2 तलवारों की रोशनी एक सर्पिल में आपस में जुड़ गई, क्लाउडफॉल के अराजक असली रूप को चीरती हुई। इसने एक धरती हिला देने वाली दहाड़ लगाई और पागलों की तरह जवाबी हमला किया। ये लड़ाई महीनों तक चली। अर्थ का भूगोल फिर से लिख दिया गया। महासागरों में विशाल लहरें उठी, महाद्वीपीय प्लेटें कांप उठी। अंत में मेरी सुप्रीम लॉर्ड अंतर्दृष्टि को एक ताले के रूप में और क्लो की राक्षसी शक्ति को एक जंजीर के रूप में उपयोग करते हुए, हमने क्लाउडफॉल के सार को अर्थ से अलग करने के लिए मिलकर काम किया। इसे वापस क्लाउडफॉल क्षेत्र में सील कर दिया। 2 दुनियाओं के बीच के सभी रास्तों को काट दिया। क्लाउडफॉल की इच्छा ने एक अंतिम कराह छोड़ी। जैसे ही इसे अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर किया गया, इसकी कीमत भी उतनी ही भारी थी। अर्थ की इच्छा ने इस तबाही में अपना आखिरी सार समाप्त कर दिया, जो शून्य में विलीन हो गया। स्वर्गीय इच्छा की जंजीरें चली गईं। तब से
अर्थ पर ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगी। कल्टीवेटर्स के लिए अब कोई सीमा नहीं थी। कल्टीवेशन का एक सच्चा महान युग शुरू हुआ। तब से अर्थ पर ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगी। कल्टीवेटर्स के लिए अब कोई सीमा नहीं थी। कल्टीवेशन का एक सच्चा महान युग शुरू हुआ। युद्ध के बाद अर्थ तबाह हो गया था, लेकिन जीवन बना रहा। अपेक्स सेज ने व्यवस्था के पुनर्निर्माण के प्रयास का नेतृत्व किया। मार्कस को नए ब्यूरो के मुख्य व्यक्ति के रूप में चुना गया। हार्पर ने आपदा के दौरान अपनी बाधा को तोड़ दिया और डीटी स्टेज में प्रवेश किया। नश्वर लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि क्या हुआ था, लेकिन हर किसी को वो दिन याद था। आसमान में काले और सफेद रंग की तलवारों की रोशनी आपस में जुड़ रही थी। आठ सारा पूरी तरह से सुरक्षित थी। युद्ध के बाद उन्होंने क्लो और मेरा हाथ पकड़ा, हमें सुरक्षित रहने के लिए डांटा, फिर हमें काम की बात पर आने का आग्रह किया। क्लो वास्तव में शर्मा गई। मैं मुस्कुराया और सहमत हो गया। 1 महीने बाद शाम के समय क्लो और मैं जंगल के केबिन में वापस आ गए, वही जिसे उसने मेरी देखभाल करते समय शून्य से प्रकट किया था। सूर्यास्त की किरणें पत्तियों से छनकर आ रही थीं। इससे उसके सफेद बालों को एक वार्म सुनहरा रंग मिल रहा था। वह मेरे कंधे पर झुक गई, असामान्य रूप से शांत। क्लो, आई एम सॉरी। उसका शरीर अकड़ गया। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। ये वे शब्द थे जिनका उसने 1300 साल तक इंतजार किया था। क्लाउडफॉल में अंतिम लड़ाई में उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी और पूछा था। मैंने इसे कभी नहीं कहा था। रेनब्लेड में छोड़ी गई माफी का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो जीवन और मृत्यु से अलग थी। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज कांप उठी। तुम्हें तड़पाने के लिए मुझे खेद है। मैंने हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाया, बिल्कुल 300 साल पहले सेलेस्टियल ऑर्डर की तरह। और मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। क्लो के आंसू चुपचाप गिर गए। वो जोर से नहीं रोई, बस मेरी आस्तीन को कसकर पकड़ लिया, जैसे कि अगर उसने छोड़ दिया तो वो मुझे फिर से खो देगी। काफी समय बाद वो बड़बड़ाई, तुम्हारे ऊपर अभी भी मेरी एक शादी उधार है। मैं मुस्कुराया। ठीक है। कुछ महीनों बाद आंट सारा द्वारा आयोजित मार्कस, हार्पर और कुछ करीबी दोस्तों की गवाही में पहाड़ों में एक साधारण शादी हुई। क्लो ने आंट सारा द्वारा चुनी गई लाल शादी की पोशाक पहनी थी। उसके माथे पर राक्षसी निशान अब लाल रंग के खिलाफ ठंडा नहीं लग रहा था। इसके बजाय ये एक खिले हुए लाल बेर के फूल जैसा लग रहा था। वो इतनी नर्वस थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहाँ रखे। 1300 साल पुरानी डेमन क्वीन 18 साल की दुल्हन की तरह व्यवहार कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से कुछ कहा, ताकि केवल वही सुन सके। अब से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके आंसू फिर से गिर गए, लेकिन इस बार एक मुस्कान के साथ। शादी के 3 दिन बाद मुझे कल्टीवेशन करते समय कुछ गड़बड़ महसूस हुई। स्वर्गीय जंजीरों के जाने के साथ अर्थ और क्लाउडफॉल के बीच की बाधा अत्यंत नाजुक थी, और इन 2 दुनियाओं के ऊपर एक बिल्कुल नया स्थानिक रास्ता धीरे धीरे बन रहा था। इससे जो आभा मंडल उमड़ रहा था वो अविश्वसनीय रूप से प्राचीन था। ऊर्जा का घनत्व अर्थ और क्लाउडफॉल के संयुक्त रूप से कहीं अधिक था। मैंने अपनी सुप्रीम लॉर्ड इंद्रियों से इसकी जांच की। उस दृश्य ने मुझे स्तब्ध कर दिया। एक असीमित रूप से विशाल खंडहर बन चुका दिव्य महल, यानी रुएन डिवाइन पैलेस। एक पत्थर की मेज पर एक शतरंज की बिसात रखी थी। बिसात पर अनगिनत मोहरे थे। 2 मोहरे अगल बगल काले और सफेद हल्के से चमक रहे थे। काले मोहरे के अंदर पूरा क्लाउडफॉल क्षेत्र था। सफेद मोहरे के अंदर अर्थ का नीला ग्रह था। 2 दुनियाएं शतरंज की बिसात पर महज 2 मोहरे थीं, और वहां हजारों और मोहरे थे। बिसात के पास पत्थर की कुर्सी खाली थी, धूल से ढकी हुई, जिससे पता चलता था कि खिलाड़ी बहुत समय पहले चला गया था। इतना लंबा समय कि महल भी खंडहर में बदल गया। ईथन, तुमने क्या देखा? क्लो ने मेरी प्रतिक्रिया देखी और पास आई। मैं एक पल के लिए शांत रहा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। क्लो, क्या तुम जानना चाहती हो कि हमारी दुनिया वास्तव में क्या है? उसने हमारी आपस में जुड़ी उंगलियों को नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, उस रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए जो अज्ञात की ओर ले जा रही थी। उसके होठों पर धीरे से एक मुस्कान आ गई। डेमन क्वीन की ठंडी मुस्कान नहीं, बल्कि उस समय की जूनियर सिस्टर की मुस्कान। जहां तुम जाओगे मैं जाऊंगी। मैं आंट सारा की तरफ मुड़ा। वह केबिन के दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके हाथ में एक चोगा था जो क्लो पीछे छोड़ गई थी। उनकी आंखें लाल थीं, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। अपनी पत्नी को इंतजार मत कराओ, वापस आना याद रखना। मैंने गहराई से झुककर प्रणाम किया, फिर क्लो के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस रोशनी में कदम रखा जो उच्च क्षेत्र यानी हायर रेल्म की ओर ले जा रही थी। जिस पल वह रास्ता बंद हुआ, महल के भीतर गहराई से एक इतनी प्राचीन हैसी गूंजी जिसका पता लगाना असंभव था। जैसे कि खिलाड़ी ने आखिरकार